ओम सभी को महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की ऑनलाइन निःशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत। विशेष स्वागत आदरणीय डॉक्टर अलका प्रसाद दीदी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी। आज आप विषय ले रही हैं वो बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण है और हम सबके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा इस विषय पे जानकारी मिलना। विषय है आपका विटामिन व खनिज लवणों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमारे शरीर के लिए क्या महत्व है। बहुत ही अच्छा विषय है और आप किसी भी विषय पे बात करती हैं, किसी विषय पे वक्तव्य देती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और सभी लोग बहुत उसको चाहते हैं। आपके जो सरल शब्दों में जो बताती हैं, बार बार हमारे साधक चाहते हैं कि आपको बार बार बुलाया जाए और अब जब भी हम आपको याद करते हैं आप समय देती हैं, उसके लिए भी बहुत स्वागत और बहुत धन्यवाद दीदी। और अब आपका परिचय तो हम सब लोग जानते हैं, हमारे योग परिवार के सदस्य हैं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ दो चार लोग नए जुड़ जाते हैं, तो इसलिए हमें एक परिचय कराना पड़ता है। तो दीपन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि दीदी का परिचय हम सबको कराएं। स्वागत है दीदी। दीपन जी। ओम दीदी। आ, डॉक्टर अलका प्रकाश जी से तो सभी परिचित हैं ही, फिर भी थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं आप लोगों को परिचय दे दूं कि आप वर्तमान में रिपब्लिक पॉलिटेक्निक सिंगापुर में स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंस में एसोसिएट लेक्चरर हैं, जीवन विज्ञान के रूप में कार्यरत हैं। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से जीवन विज्ञान में पीएचडी की है और इसके साथ ही आपने प्रोफेशनल डिप्लोमा इन अप्लाइड साइकोलॉजी और सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है। आप लगभग 40 वर्षों से शिक्षण के अनुभव के साथ एक अनुभवी शिक्षा विज्ञानी हैं और अब तक आप 3 पुस्तकों की रचना भी कर चुके हैं, जिनमें से आपकी जो तीसरी पुस्तक है हेल्पलाइन फॉर स्ट्रेट्स पेरेंट्स है। और आप एक योग प्रेमी भी हैं और समय समय पर स्वास्थ्य और पोषण और रोग प्रबंधन जैसे विषयों पर कार्यशालाएं और संगोष्ठियां भी आयोजित करती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है ओम दीदी। सबको नमस्ते। सरोज दीदी, दीप भैया और सभी को। आई थिंक आधे से कुछ नाम तो मुझे फेमिलियर हैं, इधर डॉक्टर जगत पांडे और काफी लोग को मैं ऑलरेडी जानती हूँ। सो सबको बहुत बहुत नमस्ते। और अभी आज हम जो बोलने वाले हैं, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है वाइटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है। तो अब आप में से कोई भी, किसी को भी कोई समस्या है क्या विटामिन और मिनरल्स के बारे में? कुछ क्वेश्चंस आपके मन में अगर हैं या समस्या है, आप वो बताइए पहले, तो फिर मैं थोड़ा बताऊंगी। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस? आपके मन में क्या डाउट है विटामिन और मिनरल्स के बारे में, क्या है? कोई क्वेश्चन है आपके मन में? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? कुछ क्वेश्चन है आपके मन में? एनीबडी? नहीं? हाँ, विटामिन डी के बारे में तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होने भी चाहिए थे कि क्योंकि विटामिन आज की डी। जो लाइफ है उसमें लोग अधिकतर घरों के अंदर विटामिन ही डी, रहते हाँ हैं, जी। तो सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है। क्या विटामिन डी का सप्लीमेंट दवाइयाँ हैं, या और यदि हम उनको लेते ठीक हैं है। तो वो कितना मतलब कारगर ठीक है है। हमारे लिए। तो मेरे मन हाँ में जी, ये हाँ जी। क्वेश्चन है दीदी। ठीक विटामिन है। विटामिन डी थ्री के लिए। हाँ, विटामिन D3 दीदी, हाँ ठीक है। बिल्कुल रेल, हाँ दीदी, हाँ जी। और किसी का, और किसी विटामिन और कोई सबको पता है ना मिनरल्स कौन कौन से हम बात करते हैं? कैल्शियम, आयरन, जो ये बात करते हैं रोजमर्रा में, तो वो है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए, या नहीं तो वैसे मैं विटामिन। जी जी। हाँ जी, बोलिए। हाँ मैं मनीषा। मैग्नीशियम मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम, ओके। रिसेंटली क्या हुआ, मेरा घुटने में दर्द हुआ था, तो हाँ डॉक्टर को जी। सलाह चेक किया तो वो लोग बताए थे कि मैग्नीशियम का गोली खाने के लिए ये थोड़ा हाउ इट ओके, इज वेरी कनेक्टेड। गुड। वेरी गुड, मैग्नीशियम पे बात करेंगे। और हाँ कोई? मैडम, बी हाँ ट्वेल्व जी। बी ट्वेल्व हाँ, B12। यस यस, विटामिन B12। ठीक है। वेरी गुड। और कोई? जी दीदी, अभी जैसे फुल बॉडी चल रहा है, तो हाँ जी। डॉक्टर काफी सारे विटामिन वगैरह लिखे थे और सब लिया भी है, हाँ जी। हाँ लेकिन जी। अभी भी प्रॉब्लम तो अभी भी है। बिल्कुल।
ठीक है, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट डॉक्टर ने दिए, फिर भी बॉडी एक तो है, ठीक है। ओके, एनी अदर विटामिन या किसी के बारे में, फिर मैं शुरू करती हूँ। देखिए, क्या है, विटामिन और मिनरल के बारे में काफी सारे हैं। अभी मैं आपको स्लाइड्स दिखाऊंगी अपनी, तो उसमें आप देखेंगे कि हमारे को जरूरत है वो 13 विटामिन है और बहुत सारे मिनरल्स हैं। 40 30 40 50 मिनरल्स हैं। उनमें से 3 4 5 आप ज्यादा करके जानते हैं, है ना। तो लेकिन क्योंकि समय लिमिटेड होता है, तो उसके हिसाब से मैंने सोचा कि मैं मेनली 2 विटामिन, 2 या 3 विटामिन और 2 मिनरल की बात करूंगी। तो उसके अलावा जो रह जाएंगे हम फिर बाद में देख लेंगे कभी, क्योंकि समय कम होता है। अच्छा, अगर उस चीज को पूरा डिस्कस नहीं करूं, या तो आप उसको कह लीजिए कि मेरी टीचर वाली जो आदत है, पूरा डिस्कस नहीं करूं तो वो ठीक नहीं है, जस्टिस नहीं है। तो इसलिए मैं उसको ठीक से समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो हम जितना पॉसिबल होगा उतना करेंगे, और जो रह जाएगा फिर कभी करेंगे। तो ये मैं पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि ये जो है ना वाइटामिन और मिनरल्स के बहुत लंबे लंबे सेशन हो जाते हैं अगर हम पूरा उनको अच्छे से कवर करें। लेकिन क्योंकि समय कम होने से, तो मैंने सोचा कि सारों पे हाथ लगा के भागने से अच्छा है कि जो इम्पोर्टेंट है, जो आपने भी बोला D3 B12, ये मैं डिस्कस करने वाली हूँ, है। और ऐसे ही मिनरल्स में भी 2 3 ही डिस्कस करेंगे, और बाकी रह जाएगा तो बाद में कभी देखेंगे। ओके, सो लेट मी स्टार्ट शेयरिंग माय स्लाइड्स। दीप भैया मेरे को वो भेजिए, को होस्ट बनाइए, देन आई कैन शेयर माय स्लाइड्स। जी हाँ, थैंक यू भैया। अभी कैन यू ऑल सी माय स्लाइड्स? जी जी। ओके, तो टॉपिक है विटामिन्स एंड मिनरल्स फॉर गुड हेल्थ। तो हम थोड़ा सा देख के कि भाई ये विटामिन मिनरल हमारे ओवरऑल कहाँ फिट होते हैं खाने में, और फिर हम थोड़ी सी बात करेंगे विटामिन्स की और थोड़ी सी मिनरल्स की। मैंने यहाँ पे लिख दिया था ऐसे ही ऑल, बिकॉज मैंने स्लाइड्स तो सबकी बनाई है, बट आई हैव ओनली सेलेक्टेड द इम्पोर्टेंट वंस। अब जो हमारी बॉडी में हम जब खाना खाते हैं, तो मेन 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। उनसे हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन जो दो दूसरे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स, उनसे एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन बहुत जरूरी है। क्योंकि इन सब के जो 3 है, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, के डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में, उनके काम करने में, जब हमारी बॉडी में वो जहां जहां यूज होते हैं, उसके अंदर विटामिन और मिनरल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे स्ट्रक्चर में विटामिन मिनरल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये ऑल्दो दे आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दे आर स्मॉल क्वांटिटीज में हमें चाहिए, है ना। कोई एनर्जी नहीं मिलती इनसे, लेकिन बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए विटामिन्स एंड मिनरल्स बहुत जरूरी है। एंड ऑफ कोर्स वाटर एंड फाइबर, यू नो दैट। तो अगर आप देखें, स्टार्ट करें, तो जो ये कॉन्सेप्ट था ना, फूड एज मेडिसिन, दिस वाज गिवन बाय हिप्पोक्रेट्स, करीब 1500 BC, बिफोर क्राइस्ट। अभी 2000 हो गया, तो 3500 साल पहले रफली, तब तब ये पहली बार कहा गया था कि आपका खाना ही आपका मेडिसिन है और हो सकता है। फिर धीरे धीरे जब इसके ऊपर ध्यान गया लोगों का, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3000 साल बाद 1900 में पहली बार डिस्कवरी ऑफ विटामिन हुए और एंटीबायोटिक्स हुए। तब ये इनका इनका डिस्कवरी और नामकरण शुरू हुआ। और जब ये शुरू हुआ और देखा गया कि इनकी कमी से शरीर में कुछ रोग हो जाते हैं, तो तब हमारा न्यूट्रिशन, अदरवाइज पहले तो न्यूट्रिशन कोई मॉड्यूल होता ही नहीं था। अब से 50 60 साल पहले तो न्यूट्रिशन नाम से अलग से मॉड्यूल नहीं होता था। जब मैंने BSc ऑनर्स किया था इन 1976, मैंने एडमिशन लिया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उस वक्त न्यूट्रिशन अलग से कोई मॉड्यूल नहीं था। वो फिजियोलॉजी में एक चैप्टर होता था। पर अभी तो पूरा एक न्यूट्रिशन साइंस, क्योंकि इम्पोर्टेंस इनकी बढ़ गई है, अलग अलग कंपोनेंट्स की, कि कैसे हमारी बॉडी में काम करते हैं, उनकी वजह से क्या बीमारियां होती हैं। तो न्यूट्रिशन पे बहुत फोकस हो गया है। और जब इसके बारे में पढ़ा गया, डिस्कवरीज हुई हैं,
इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स एंड वाइटामिन्स, तो देखा गया कि इसका कनेक्शन जो है वो हमारी जीन्स के साथ भी है, डीएनए और जीन्स के साथ है, क्योंकि डीएनए इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय अवर डाइट। आपने देखा होगा कि जनरली मेरा फोकस रहता है, मैं बार बार ये बोलती रहती हूँ कि डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल से रादर मोर इम्पॉर्टेंट देन इवन एक्सरसाइज। अगर डाइट सही है और किसी आदमी की, और एक्सरसाइज अगर थोड़ी कम भी कर रहा है तो भी वो हेल्दी रह लेगा, है ना। और अगर किसी की डाइट खराब है और वो एक्सरसाइज बहुत कर रहा है तो भी वो हेल्दी नहीं होगा। तो वो डाइट डाइट का डायरेक्ट इफेक्ट हमारी जीन्स पे, डीएनए पे पड़ता है। एंड इस साइंस को बोलते हैं एपिजेनेटिक्स। ये भी 30 साल पहले इसका नाम दिया गया जेनेटिक्स का, एपिजेनेटिक्स, कि हमारी डाइट का जीन्स के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता है और कैसे फिर वो हमारे को अफेक्ट करते हैं। सो दिस इज द होल साइकिल वी हैव गॉन थ्रू। तो ये विटामिन्स कब पॉपुलर हुए? 1940 के बाद ये लोगों को समझ में आया और लोगों ये डिस्कवरी हुई कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं खाने में, किसी कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स की वजह से लोगों को बीमारियां हो रही थी। तो उसमें ये 1940 के बाद पता लगा। अब आप, हो सकता है किसी के मन में ये क्वेश्चन आया हो कि ये विटामिन के नाम ABCD क्यों है? विटामिन A स्टैंड्स फॉर व्हाट, B स्टैंड्स फॉर व्हाट? तो उनके कहीं पे कुछ नाम भी हैं, कुछ, बट A इज फॉर दिस, दे आर नॉट शॉर्ट नेम्स। तो ये तो ऐसे था जैसे अलजेब्रा में आपने पढ़ा है ना, हम बोलते हैं लेट्स अज्यूम दिस इज X, दिस इज Y, जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं, एग्जैक्टली लाइक दैट। तो सबसे पहले जो विटामिन डिस्कवर हुआ उसका नाम कर दिया विटामिन ABC ऐसे करके A। वो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था 1913-14 में, और उसके बाद में जो जो डिस्कवर होते गए धीरे धीरे फिर उनको हमने BCD नाम देते गए। तो दिस इज हाउ द नेमिंग वाज डन। तो अगर आप सोचने लगे तो उनका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है कि A स्टैंड्स, बिकॉज विटामिन A इज रेटिनॉल, तो R होना चाहिए था, पर ये तो A है क्योंकि सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। दिस इज हाउ दे वर नेम्ड। अभी दूसरी बात आती है यहाँ पे, हमारी बॉडी में, याद रखिए, हमारी बॉडी में विटामिन प्रोड्यूस नहीं होते, जैसे मिनरल्स भी और विटामिन्स भी वो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। जैसे प्रोटीन हमारी बॉडी बना सकती है, आप उसको अमीनो एसिड्स दीजिए प्रोटीन बना सकती है, फैटी एसिड दीजिए वो फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉइड सब बना लेगी। लेकिन विटामिन और मिनरल्स हमें खाने के अंदर से ही चाहिए, है ना, वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती। विटामिन्स के अंदर देर आर 13 नोन विटामिन्स, बाद में धीरे धीरे हो सकता है कोई और भी निकल के आए। एट द मोमेंट देर आर 13 नोन विटामिन्स, और वो दो मेन कैटेगरी में हम डालते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल, एक होते हैं फैट सॉल्युबल। आप अभी घबराइए नहीं, बायोलॉजी की क्लास नहीं मैं ले रही हूँ, पर यहाँ पे वाटर सॉल्युबल का मतलब है कि जो विटामिन पानी में घुल जाते हैं, और उसका एग्जाम्पल है B and C। और जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं वो पानी में नहीं घुलते हैं, वो फैट के अंदर घुलेंगे, तो वो है A, D, E and K। अब इसका क्या मतलब है, हम लेमैन के लिए क्यों इसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि जो सब्जियां होती है ना, जैसे आप लोगों ने सुना होगा किसी से कि भाई हरी सब्जियां काट के पानी में मत छोड़ो ज्यादा देर, पानी में छोड़ोगे तो विटामिन धुल जाएंगे, उसमें बह जाएंगे, क्योंकि जो हरी सब्जियों में विटामिन है वो B और C है काफी, और वो वाटर सॉल्युबल है। अब आपने पालक को बारीक काट काट के पानी में छोड़ दिया, मान लो आधा घंटा 1 घंटा, और पानी को फेंक दिया, तो विटामिन घुल के उसमें चले गए और आधे से ज्यादा तो निकल गए जो आपने बहा दिए। ऐसे ही जब हम बोलते हैं सब्जियां कुक करते हैं, तो कुकर में या कढ़ाई में तो कहते हैं ना पानी को फेंको नहीं, अगर मान लीजिए आपको सूखी भी बनानी है तो पानी को निचोड़ के हम आटे में सान लेते हैं। उसका रीजन यही है कि वाटर सॉल्युबल जो विटामिन हैं B and C, वो बहुत जल्दी पानी के थ्रू नष्ट होने का चांस रहता है। तो ये आपके दिमाग में रहेगा, तो जब हम बात करते हैं इन विटामिन की B और C की, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। तो ये नाम है इनके, जो विटामिन A से लेके K तक के। अब हम फोकस करेंगे मेनली विटामिन D, B12 और विटामिन C। मैंने ये आज के टाइम में, आज के दिन के लिए 3 सोच के रखे हैं और हम इनके बारे में बात करेंगे। विटामिन D मैं सबसे पहले कर रही हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा आज के दिन प्रॉब्लम लोगों को विटामिन D डेफिशिएंसी की हो रही है, और इसको समझना जरूरी है कि क्यों जरूरी है ये। अब देखिए, आप इस स्लाइड पे मैंने ये लिखे हैं सारे हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ विटामिन D।
इट इज गुड फॉर हेल्दी बोन्स। बोन्स बनते हैं कैल्शियम से, और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए हमें चाहिए विटामिन डी। तो देयरफॉर विटामिन डी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी बोन्स। इट इट्स इनटेक रिड्यूसेस फ्लू रिस्क। इट इम्प्रूव्स इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। इससे डायबिटीज का रिस्क कम होता है। इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कैंसर। इट हेल्प्स टू बैलेंस द ब्लड प्रेशर एंड टू रिलीव स्ट्रेस। अब आप देखिए जरा कि विटामिन डी, सब लोग बस ये सोच रहे थे कि भाई चलो कैल्शियम के लिए है और हड्डियों का। अब आप जरा देखिए इसके फंक्शंस कितने डिफरेंट तरीके हैं, सो वेरिएड फंक्शंस आते हैं। इट हेल्प्स इन प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, जैसे अभी मैंने बताया कैल्शियम। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट हेल्प्स in the infant growth, healthy infant growth. It is a gift for a healthy pregnancy. It helps in losing weight. It helps the body to fight depression. अब इनमें से कुछ पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगी आगे स्लाइड्स में। एक्चुअली हर एक पॉइंट के ऊपर एक एक स्लाइड, दो दो स्लाइड डिस्कस की जाती है। जब मैं पूरे 2 घंटे विटामिन डी पे बोलती हूँ, 2 घंटे अकेले आप विटामिन डी को डिस्कस कर सकते हैं, और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टाइम की कमी है इसलिए 5 मिनट में बोलेंगे। तो विटामिन डी जो है, नाम वैसे विटामिन डी है, लेकिन इट इज नॉट ए रियल विटामिन। इट इज जस्ट कॉल्ड ए विटामिन टू मेक इट इजी टू मार्केट। क्या है एक्चुअली? इट इज ए हार्मोन। आप सबने सुना होगा हार्मोन, थायराइड हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं बॉडी में, इंसुलिन इज ए हार्मोन। तो विटामिन डी जो है, इसका केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो स्टीरॉयड हार्मोन से मिलता है। इट इज ए हार्मोन, और ये हमारी बॉडी में स्टीरोल मॉलिक्यूल से बनता है, जो प्लांट्स में होते हैं। जिस मॉलिक्यूल से कोलेस्ट्रॉल बनता है हमारी बॉडी में, स्टीरॉयड हार्मोन्स बनते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, उसी मॉलिक्यूल से विटामिन डी बनता है। अब ये 2 फॉर्म में जनरली आपने नाम सुने होंगे, अभी बोला किसी ने विटामिन D3 और विटामिन D2। तो इनके ये केमिकल नेम है, थोड़ा फर्क है इनके बारे में। जो D3 है उसको कॉल कैल्सिफेरॉल बोलते हैं, और ये हमारी स्किन में बनता है जब हमारी स्किन सनलाइट से एक्सपोज होती है, और सनलाइट के अंदर यूवी रेज होते हैं। जो विटामिन D2 है उसका नाम है अर्गो कैल्सिफेरॉल, एंड ये प्रोड्यूस्ड इन वेरियस प्लांट मटेरियल्स, ईस्ट एंड फंजाई बाय यूवी रेडिएशन। और जब हम उन प्लांट मटेरियल को खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, ईस्ट खाते हैं, ईस्ट न्यूट्रिशनल ईस्ट या ब्रेड में, तो तब हमारी बॉडी में D2 पहुंच जाता है। तो हम विटामिन डी हमारे अंदर डिफरेंट तरह के एनिमल या प्लांट प्रोडक्ट्स खाने से पहुंचता है। लेकिन जब हम सूरज की रोशनी में बैठते हैं, सनलाइट में बैठते हैं, तो यूवी बी रेस से हमारी बॉडी के अंदर अपने आप फिर विटामिन डी बन जाता है, क्योंकि प्लांट सोर्सेस, सब्जी फल तो खा ही रहे हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है किस तरह की सनलाइट से, क्योंकि सनलाइट जो आ रही है उसका पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा 6ठी-7वीं में कि ना बीच में विजिबल स्पेक्ट्रम है, जो आपने देखे ना 7 रंग होते हैं, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, वो पूरे 7 रंग होते हैं। और वायलेट से पहले होता है अल्ट्रा वायलेट, यूवी रेज, और रेड के बाद होता है इंफ्रारेड। हमारा यहाँ पे जो वो है कंसर्न है वो यूवी रे से, अल्ट्रा वायलेट, वायलेट से भी पीछे की तरफ का है। तो हमारी बॉडी में सनलाइट इज द मेन सोर्स ऑफ यूवी रेडिएशन, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूवी रेज रीच द ग्राउंड। यूवी रेज UVA, UVB एंड UVC, ये 3 तरह की होती हैं, लेकिन इनके अंदर से जो UVB है ये हमारे विटामिन डी प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो सनलाइट आ रही है उसमें 95% तो है UVA रेज एंड ओनली 5% इज UVB रेज। तो जब हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे एक्सपोज्ड बॉडी के ऊपर सनलाइट पड़ती है और उसके अंदर जो 5% UVB रेज हैं, ये अलग फ्रीक्वेंसी की है इसीलिए इनके नाम है, और वो जब पड़ती है तो हमारे ब्लड के अंदर जो घूम रहा है मॉलिक्यूल, उससे फिर विटामिन डी बनता है। अभी मेरे ख्याल से मैंने अगली स्लाइड, हाँ यहाँ पे देखिए ये UVB रेज हैं,
तो ये जब हमारी स्किन के ऊपर पड़ता है, एक्सपोज्ड स्किन के ऊपर, स्किन के जस्ट स्किन के बिलो ब्लड वेसल्स होते हैं, है ना। आप कभी स्किन जब प्रिक करोगे तो खून निकलता है, उसके नीचे ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड के अंदर सारे मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में ब्लड के अंदर। उस ब्लड के अंदर जो मॉलिक्यूल होता है 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, एंड उसको फिर वो जब यूवी रेज पड़ती है वो एक कैटलिस्ट का काम करता है, और ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है प्री D3 में। विटामिन D3 अभी देखा ना आपने, कॉल कैल्सिफेरॉल। तो विटामिन D3 का प्रिकर्सर मॉलिक्यूल प्री D3 बन जाता है, एंड देन फाइनली D3 बनेगा लिवर के अंदर जाके, एंड देन किडनी में। तो अब आप देखिए, लिवर एंड किडनी दोनों इन्वॉल्व हैं इन हेल्दी प्रोडक्शन ऑफ द विटामिन डी इन अवर बॉडी। तो उसके लिए आदमी को चाहिए सूरज की रोशनी में बैठे, थोड़ा एक्सपोज हो बॉडी, ताकि वो सूरज की किरणें यूवीबी रेस हमारे ब्लड तक पहुंचेंगी। ब्लड के अंदर अगर आप अच्छे से सब्जियां खा रहे हैं, सब्जियों के अंदर होता है ये स्टीरोल मॉलिक्यूल, उस स्टीरोल से बनते हैं कुछ मॉलिक्यूल बॉडी में, जिनमें से एक है 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, है। तो आपके ब्लड में वो घूम रहा है, यूवीबी रेस उसके ऊपर पड़ी, और उससे आपका D3 का प्रिकर्सर बन गया, और फिर केमिकल रिएक्शन और थोड़े से होंगे, और फिर वो फाइनली विटामिन D3 बनेगा आफ्टर इट हैज गॉन थ्रू लिवर एंड किडनी। So you can see how important your skin, healthy skin, exposure to sunlight, healthy skin, healthy liver and healthy kidney are important. On the other side, अगर आप खाने के थ्रू आपके आ रहा है D2 एंड D3, अगर आप एनिमल्स, लोग नॉनवेज खाते हैं या कुछ और एनिमल सोर्सेज ले रहे हैं, तो वहां से भी D2 आता है, और फिर वो भी after absorption in the digestive system, and it will again go through the same process of liver and kidneys and will produce. अब यहाँ पे आप इस ग्राफ को देखिए जरा ध्यान से। लोग ना आजकल उसमें लिखा होता है फोर्टिफाइड मिल्क, मिल्क में विटामिन डी एडेड, ऑरेंज जूस विटामिन डी एडेड, जो लोग फिश खाते हैं, कॉड लिवर ऑयल लेते हैं, तो ये देखिए ये विटामिन डी का नंबर है यहाँ पे। यूवीबी एक्सपोजर, जो सनलाइट से विटामिन डी बनता है हमारी बॉडी में, अगर वो 20,000 यूनिट बन रहा है, आप कितना भी विटामिन डी से भरा हुआ, वो जो बोतल पे लिखा होता है फोर्टिफाइड विद विटामिन डी, है ना, तो वो अब सोचिए बस थोड़ा सा मिल रहा है, मे बी 200 यूनिट्स, और यहाँ पे मिला 20,000 यूनिट्स जब सनलाइट से हमारी अपनी बॉडी में बनता है। सो दिस शोज यू वेरी क्लियरली कि विटामिन डी सोर्स विच इज द बेस्ट सोर्स, खाने से लेना, फिश खा के लेना, कॉड लिवर ऑयल लोग उसके कैप्सूल खाते हैं, फोर्टिफाइड मिल्क सीरियल खाते हैं, जूस पीते हैं, वर्सेस सनलाइट है। तो मैंने ये दिखाने के लिए ही रखी है स्लाइड। तो अब हम सबको समझना है, सबके अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि क्या फैक्टर्स हैं जिससे हम अपनी बॉडी में ज्यादा विटामिन डी बना सकें, ताकि हमारी डेफिशिएंसी ठीक हो जाए। एंड ऑल ऑफ दीज things have been tested by research. They are proven methods. They are all written. I've taken all this information from medical textbooks. They are all proven scientifically. So very important is time of the day. हो सकता है इनमें से कुछ चीजें आपको अलग लगे, हो सकता है आपको लगे कि भाई ये तो हमने तो ये सुना था। अब आप समझिए, आपने क्वेश्चंस को लिख लीजिए, अगर आपके मन में कोई डाउट आते हैं, मिसकंसेप्शन है, लिख लीजिए, और फिर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो नंबर 1 इज टाइम ऑफ द डे। सबसे ज्यादा विटामिन डी कब बनेगा? नून के टाइम में, दोपहर के टाइम में, क्योंकि दोपहर के टाइम में सूरज जो है हमारे सिर के ऊपर होता है, और जब सिर के ऊपर होता है तब यूवीबी रेस जो है, जो हमारे को चाहिए यूवीबी रेस, वो सबसे ज्यादा मिलेंगी। अगर आप 8 बजे सुबह को बैठ रहे हैं धूप में, या शाम को 5 बजे बैठ रहे हैं, तो यूवी रेस बहुत कम मिलेंगी, क्योंकि वो ओजोन लेयर से फिल्टर होके आते आते तो जो 5% आ रही है वो भी और भी कम हो जाती है। जब वो सूरज सिर के ऊपर होता है तो सबसे ज्यादा यूवी रेस मिलते हैं। टाइम ऑफ द डे देयरफॉर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेस्ट विंडो इज फ्रॉम 11 to 3। एकदम 12 बजे तो कोई जाके टाइम पे मान लो ना बैठे। 11 से 3 के बीच का जो दिन का टाइम है, उसमें गर्मी लगेगी वो एक अलग बात है, वो अलग डिस्कस कर सकते हैं। वो दैट इज द बेस्ट टाइम टू गेट
UVB फॉर विटामिन डी प्रोडक्शन। फिर है अमाउंट ऑफ स्किन एक्सपोज, कितना स्किन एक्सपोज हो। आपने देखा होगा कुछ लोग हैं, जेंट्स तो हैं, वो बनियान भी निकाल के बैठ जाते हैं, क्योंकि ज्यादा अगर स्किन एक्सपोज होगी तो थोड़ा कम टाइम बैठना पड़ेगा, क्योंकि पूरी बॉडी में इतना जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसमें इतने सारे मॉलिक्यूल्स जो घूम रहे हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, स्किन में, बैक से, आगे से, सब में फास्ट रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन लेकिन लेडीज को डोंट गेट वेरी डिस्टर्ब, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम लोग के फिर भी फेस, नेक और हाथ ये सब एक्सपोज होते हैं। आपने टी शर्ट भी पहनी है तो भी आपका हाथ एक्सपोज है, एंड दैट इज ऑल्सो गुड एनफ, क्योंकि ब्लड आपका 1 मिनट में 70 टाइम्स, आपकी हार्ट बीट है 70 टाइम्स पर मिनट, उतनी बार घूम रहा है। तो इतना कोई ज्यादा वो नहीं पड़ेगा। आराम से कपड़े पहन के, लेडीज के लिए खासकर जहां ये थोड़ी शंका हो जाती है कैसे करें, तो वो तब भी आपको ठीक रहेगा। थोड़ा सा समय में फर्क पड़ेगा, जो जेंट्स बिल्कुल कपड़े निकाल के बैठे हैं वर्सेस जो लेडीज को कुछ कपड़े पहन के तो बैठना ही पड़ेगा ना। फिर नंबर 3 आता है स्किन कलर। जो हमारा जैसे शेड होता है ना, मेलेनिन, डार्कर स्किन कलर, कोई बहुत फेयर होते हैं, तो जो डार्क स्किन कलर वालों को थोड़ा ज्यादा देर बैठना पड़ेगा, क्योंकि जो ये मेलेनिन पिगमेंट है जो डार्क स्किन करने के लिए, ये हमें यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करता है। ये नेचर ने बनाया, ये यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करता है, मीन्स उसको रोक देता है। तो नेचुरली डार्कर लोगों को थोड़ा ज्यादा देर बैठना पड़ेगा, सो दैट देन यूवी रेस कैन मोर कैन बी एब्सॉर्ब, है ना। जो लाइटर स्किन वाले हैं, जो बहुत गोरे हैं, उनका थोड़े समय में काम हो जाएगा। नाउ आती है बात ओजोन लेयर की। तो ओजोन लेयर जो है, आप लोगों ने सुना होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर अभी थिन हो रही है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन एटसेट्रा, क्योंकि ओजोन लेयर का काम है वो यूवी रेडिएशन को ब्लॉक करती है। और यूवी रेडिएशन वैसे स्किन कैंसर और भी कई बीमारियों का कारण होती है यूवी रेस, लेकिन उनमें से जो हमारी UVB रेज हैं, दैट इज हेल्दी फॉर अस, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर विटामिन डी। तो therefore ozone layer is it becomes important to understand that ozone layer reduces production of vitamin D synthesis, but then this we cannot, but this is just information, but we cannot do anything there। ozone layer को कम करने के लिए, ज्यादा करने के लिए वो तो है। only thing is कि जैसे जो कंट्रीज में ओजोन लेयर थिन हो गई है, जैसे न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, जो पोल्स के ऊपर है, तो वहां पे लोग कम देर बैठ के भी विटामिन डी बन जाएगा। लेकिन हमारे इंडिया हो गया, सिंगापुर हो गया, जो इक्वेटर के पास है, वहां पे ओजोन लेयर अभी भी काफी थिक है, उतनी थिनिंग नहीं हुई है, तो हमें थोड़ा ज्यादा देर बैठना है, ये मतलब है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सिटिंग इनडोर्स। कई बार क्या होता है, लोग के घरों में ना आजकल बड़े बड़े ड्राइंग रूम के अंदर, कमरों के अंदर, बड़े ऊपर से नीचे तक दीवारें जो शीशे की हो गई हैं, और लोग जो हैं वो सोचते हैं हम शीशे की दीवार से पूरी धूप अंदर आ रही है शीशे के थ्रू, और सोचते हैं हम उसमें बैठ गए तो विटामिन डी हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, our body cannot make vitamin D if you are sitting indoors by a sunny window, because UVB rays cannot get through the glass। जो हमारे ग्लासेस वो लगते हैं, जो आपने घरों में लगवा रखे हैं, वो सारे यूवी रेजिस्टेंट हैं, क्योंकि वो आजकल बनाए वो जा रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो यूवी रेस को रोके। तो आप अगर सोच रहे हैं कि हमारे कमरे में तो पूरे में ग्लास विंडो है और हम तो उसके बैठे रहते हैं पूरा दिन, तो आपकी डेफिशिएंसी कम नहीं होगी, क्योंकि उससे आपका यूवीबी रेस अंदर नहीं जा रही है। उसके लिए आपको विंडो को खोल के ग्लास को हटाइए और फिर बैठ जाइए अपने उसी कमरे में, गुड, या फिर बाहर जाके बैठिए। और फिर आता है आप पोल पे हैं कि इक्वेटर पे है, लैटिट्यूड। इक्वेटर पे है तो आपका विटामिन डी डेफिशिएंसी कम होगी, और जो पोल्स पे हैं, जो ऊपर नीचे चले जाते हैं, जो अर्थ का स्फेयर है, उसमें विटामिन डी डेफिशिएंसी ज्यादा देखी जाती है, खासकर विंटर्स में जब सन कम होता है। एंड सनस्क्रीन लोशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आजकल आपने देखा होगा कि फैशन हो गया है, सब लेडीज जो है ना, सब लेडीज नहीं बोलूं, सब आदमियों को भी, बच्चों को भी लगाते हैं थोप थोप के वो सनस्क्रीन लोशन। बाहर जा रहे हो, स्विमिंग के लिए जाते हैं, वो सनस्क्रीन लोशन लगा रहे हैं। स्विमिंग के लिए तो एक अलग बात है, वो तो सूरज से उसका उतना लिंक नहीं है, लेकिन जब बाहर जाने के लिए हमारे कई लोगों के इसमें क्रीम्स में, फेशियल क्रीम्स में भी सनस्क्रीन
फैक्टर लिखा होता है, इट इज +30 +50, उतने एक्सपेंसिव होते हैं। पर याद रखिए, सनस्क्रीन वो बचाने की बात करें किससे, यूवी रेस से। अब हमें वही तो चाहिए। तो सनस्क्रीन लोशन इज नॉट हेल्पफुल इन विटामिन डी प्रोडक्शन। अगर हमें अपना टेक द पॉइंट, अगर हमें अपना विटामिन डी प्रोडक्शन अच्छा रखना है तो हमें सनस्क्रीन लोशन कम से कम लगाने चाहिए। मेरी राय में तो लगाने नहीं चाहिए। भाई इसीलिए लगा रहे हो ना, यूवी रेस कम आएंगे, टैनिंग कम होगी। पर विटामिन डी कम होने से तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। वो टैनिंग का छोड़ो यार, जरा सा कलर अगर थोड़ा सा डार्क भी हो गए तो हाउ डज इट मैटर, पर हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट। सो प्लीज बीवेयर ऑफ सनस्क्रीन लोशंस। खास करके SPF 30 से ज्यादा वाले तो वो बिल्कुल ही ब्लॉक कर देते हैं। थोड़ा सा है SPF 5 और 10 स्टिल ओके, बट आई विल सजेस्ट अवॉइड यूजिंग सनस्क्रीन। So these are some of the things which you can keep in mind. अब मैंने स्टार्ट पे आपको दिखाया है जो बेस्ट यूवी रेज हैं फॉर मैक्सिमम विटामिन डी प्रोडक्शन, वो 12 बजे नून पे है। और एक्सपोजर के लिए बेस्ट टाइम इज बिटवीन 10 to 3, जो मैं भी आपको बोल रही थी 11 से 3 बजे का टाइम, उसमें वो सबसे अच्छा रहेगा अगर आपको अपने को विटामिन डी डेफिशिएंसी ठीक करनी है। यहाँ पे ये दिखाया है कि दीज आर अगेन सिटीज फ्रॉम US, कि अगर आप लेट के लाइंग डाउन स्टैंडिंग से अगर आप कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा सन एक्सपोजर में। आई थिंक लेट्स लीव दैट। दिस इज द सिंपल शैडो रूल। आप सबको ध्यान हो, जब सूरज सिर के ऊपर होता है तो हमारी परछाई नहीं पड़ती, शैडो सबसे शॉर्ट होती है। दैट इज द बेस्ट टाइम। इफ योर शैडो इज लॉन्गर देन यू आर टॉल, देन यू विल नॉट मेक विटामिन डी। सुबह और शाम को 8 बजे सुबह और शाम को 5 बजे, तब हमारी शैडो बहुत लंबी होती है, तब विटामिन डी ज्यादा नहीं बनेगा क्योंकि यूवी भी बहुत कम हो जाती है, यूवी रेस कम हो जाती है। अब इस स्लाइड पे जरा ध्यान दें सभी लोग। आई थिंक जो अभी बात कर रहे थे विटामिन डी डेफिशिएंसी, 2-3 लोगों ने बोला ये सारी बीमारियां हो सकती हैं। अब आप जरा ध्यान से देखिए, मैं सारी नहीं पढ़ूंगी, मेन इनकी कैटेगरीज पढ़ूंगी। कि आप देखिए विटामिन डी लोग जनरली खाली बस बोन से समझते हैं। अभी धीरे धीरे लोग थोड़ा मूड से भी समझने लगे हैं कि बिहेवियर में मूड डिप्रेशन होने लगता है। पर आप देखिए कि जो ये डेफिशिएंसी है विटामिन डी किस किस से हो सकती है। सनस्क्रीन लगाने से, ज्यादा ज्यादा डार्क स्किन होती है, मेलेनिन पिगमेंट ज्यादा होता है, आप पोल्स की तरफ रह रहे हैं, नॉट टुवर्ड्स द इक्वेटर। हालांकि हमारा इंडिया तो इक्वेटर के पास है। विंटर सीजन में, और व्हेन एयर पोल्यूशन इज टू हाई, जैसे सर्दियों में दिल्ली में हो जाता है, इन कारणों से विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है। विंटर में सूरज कम देर निकलता है ना, और उसकी गर्मी भी कम होती है। तो तो ये देखिए जरा इसकी विटामिन डी डेफिशिएंसी से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, आप लोगों ने सुने होंगे, आजकल काफी लोगों को मेजर डिप्रेशन हो रहा है, स्किज़ोफ्रेनिया हो रहा है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, पार्किंसंस, अल्जाइमर्स। फिर है इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी के इन्फेक्शंस हो गए, कोविड-19 था, सेप्सिस, ट्यूबरकुलोसिस। फिर हार्ट की तरफ देखेंगे तो हाई बीपी, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, हार्ट अटैक एटसेट्रा, स्ट्रोक। फिर हो गया आपको एलर्जिक कंडीशंस, एस्थमा, वीजिंग डिसऑर्डर्स, डर्मेटाइटिस, स्किन कंडीशंस। ऑटो इम्यून डिसीज की पूरी लिस्ट है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इरिटेबल बाउल डिसीज, टाइप 1 डिसीज जो बच्चों में होता है, जुवेनाइल डायबिटीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। जस्ट सोचिए जरा कितनी सारी डिसीजेस, टाइप 2 डायबिटीज, मसल पेन, अभी बात कर रहे थे कोई मसल पेन, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस, लगता है हाथ पैरों में दम ही नहीं रहा, सामान उठाने की कोशिश करते हैं उठता ही नहीं है। रिकेट्स, बोन्स की कमजोरी, वो तो समझ में आता है, विटामिन डी का डायरेक्ट लिंक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, अलग अलग तरह के कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, स्किन डिसीजेस, इंटेस्टाइन के अंदर मैल एब्जॉर्प्शन। तो ये जरा सोचिए इतनी सारी डिसीजेस, और ये जो कारण है उसके अंदर कुछ कारणों में विटामिन डी डेफिशिएंसी से आपको ऑर्गन्स की, ये तो खाली डिसीज है, ऑर्गन्स पे असर पड़ रहा है, लिवर पे, किडनीज पे, ओबिसिटी पे,
because vitamin D helps in losing fat and intestine के ऊपर all the condition. तो अभी जरा सा देख लीजिए कि एक विटामिन डी ठीक से रेगुलेट अगर नहीं हो रहा है बॉडी में, तो आपके ऑलमोस्ट ऑल द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी आर अफेक्टेड, इंक्लूडिंग योर मेंटल इश्यूज. मैंने यहाँ पे बस ये 2-3 चीजें रखी हैं. मसल्स, विटामिन डी हेल्प्स इन मसल्स. अगर आपके जो मसल्स धीरे धीरे लूज हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं, एंड वन ऑफ द फैक्टर्स में बी लेस विटामिन डी. Vitamin D and depression, it has a lot of studies have been done on depression where vitamin D was the direct cause of depression, and fat loss के ऊपर भी vitamin D देखा गया है. And of course in diabetes also, lifestyle diabetes also has been linked with vitamin D deficiency. अब इसको कैसे पूरा करें, है ना? तो उसके लिए डॉक्टर्स भी सप्लीमेंट्स देते हैं. तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स मार्केट में मिलते हैं D2 एंड D3 के नाम से. तो अभी मैंने आपको शुरू में बताया था D2 इज मेनली मेड फ्रॉम प्लांट्स, और उसको आप देखते हो फोर्टिफाइड फूड्स जो करके मिलते हैं. फोर्टिफाइड मीन्स सप्लीमेंटेड, एडिड एक्स्ट्रा. मिल्क में मिलेगा आपको, सीरियल्स में मिलेगा, है ना? और विटामिन D3 फिर आपको डॉक्टर सैशे देता है कि हफ्ते में एक बार दूध में मिला के वो सैशे पियो, कॉलकैल्सिफेरॉल का, विच इज D3. और उसके कैप्सूल्स आते हैं वो ट्रांसपेरेंट लुकिंग से, जो यहाँ पे दिख रहे हैं. तो ये ऐसे होता है. So these are synthetic hormone. Vitamin D3 is a synthetic hormone which is usually made from the fat or grease of lamb's wool. और डॉक्टर उसमें फिर आपको रेकमेंड करेंगे डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन 1000 to 4000 IU इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे. बट याद रखिए कि विटामिन डी जो है वो आपके स्लीप हार्मोन से रिलेटेड है. स्लीप हार्मोन का नाम है मेलेटोनिन, जो पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है. वो आपके रात को सिक्रीट होता है ज्यादा, और वो स्लीप में हेल्प करता है. विटामिन डी और मेलेटोनिन इनका उल्टा फंक्शन है. विटामिन डी देखिए इसके लिए दिन में बनता है यूजुअली, सूरज तो दिन में आता है ना, विटामिन डी दिन में बन रहा है और मेलेटोनिन रात में बन रहा है. तो इसीलिए विटामिन डी सप्लीमेंट जो है वो सुबह लेने चाहिए. मैंने बहुत लोगों को देखा है, इवन घर में मेरे पेरेंट्स को मैंने देखा था, वो डॉक्टर बताता है कॉलकैल्सिफेरॉल को रात को दूध में घोल के पी रहे हैं, जो हफ्ते में एक बार पीने का होता है जब डेफिशिएंसी हो जाती है ना? विटामिन डी सप्लीमेंट्स अगर आपको डॉक्टर ने बताई भी हैं तो वो सुबह लेने चाहिए, बिकॉज द इफेक्ट ऑफ दिस हार्मोन इज बेटर व्हेन इट इज टेकन इन द मॉर्निंग. रात में लेंगे तो फिर आपकी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं, क्योंकि इट इंटरफेयर्स विद मेलेटोनिन. अब हम आते हैं, ये विटामिन डी का डिस्कशन हो गया. तो आपको मैंने बता दिया सप्लीमेंट्स मिलते हैं अगर जिनको बहुत डेफिशिएंसी है. And the other method to keep healthy or to even recover from deficiency is from sunlight. Expose yourself to the sunlight. Now we come to the vitamin B group. And in the vitamin B group, there are eight names there. B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 and B12. तो अगेन एज आई टोल्ड यू, अगर हम सारा जब डिस्कस करते हैं तो बहुत लंबा टाइम होता है, बट आज हम खाली B12 की बात कर रहे हैं बिकॉज वो ज्यादा लोग को परेशान कर रहा है. अब इसका हमारी बॉडी पे B12 क्या क्या करता है, इसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं हमारे बॉडी पे. तो ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ब्लड के अंदर हमारे रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं. तो रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और उसकी वजह से फिर हमें एक तरह का एनीमिया है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, विच मीन्स कि आरबीसी जो हैं वो ठीक से नहीं बनते हैं, बहुत बड़े बड़े बनने लगते हैं, तो वो डिफॉर्म बन जाते हैं. तो ये आपका विटामिन B12 से आपका हेल्दी आरबीसी फॉर्मेशन होता है. इट प्रिवेंट्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बर्थ डिफेक्ट्स इन द ग्रोइंग फीटस. जिस प्रेग्नेंट मदर में B12 डेफिशिएंसी अगर गलती से हो जाए तो बच्चे के अंदर क्लेफ्ट पैलेट और या स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम्स होने की समस्या रहती है. तो इसलिए आपने देखा होगा कि फोलेट as soon as pregnancy is detected, डॉक्टर्स उनको फोलेट एंड B12 एंड कैल्शियम एंड आयरन ये चीजें देते हैं. B12 supports bone health and prevents osteoporosis. Adequate amounts of B12 helps in preventing the development of AMD, age-related macular degeneration, जो eyes में होता है,
एज के साथ 60 से ऊपर लोगों को कई बार आंख में प्रॉब्लम होने लगती है, डॉक्टर बताते हैं आपको एएमडी हो गया है। एंड हार्ट डिसीज, ये B12 इसको प्रिवेंट करता है। इट इज हेल्प टू improve mood and depression. How it helps? By producing serotonin. Serotonin is a happy hormone, and vitamin B12 helps in the production of serotonin. It benefits our brain by preventing the loss of neurons. B12 is acting at the level of nervous system. It maintains neurons and hence our memory. It is involved in energy production and it is important for our hair, skin and nails. तो अब आप देख लीजिए विटामिन B12 कितने लेवल पे काम कर रहा है, हेयर, स्किन, नेल्स पे, एनर्जी प्रोडक्शन पे, नर्वस सिस्टम पे, आपके मूड पे, आईज पे, हार्ट डिसीज पे, बोन्स पे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पे एंड ब्लड प्रोडक्शन में, आरबीसी. सो इट इज वेरी वेरी वाइटल विटामिन. अब इसकी जब कमी हो जाती है तो उसके कुछ सिम्टम्स हैं, है ना, वो भी आई थिंक आई हैव द नो सिम्टम्स स्लाइड, आई हैव नॉट पुट हियर. तो सिम्टम्स जो होंगे इसके, अगर इसकी कमी हो जाएगी विटामिन B12 की, आप लोगों ने सुना होगा लोग को टिंगलिंग सेंसेशन होने लगती है, नम्बनेस होने लगती है, ये डॉक्टर्स फिर एनीमिया डिस्कवर करते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होने लगती है, एएमडी होने का चांस है, मूड डिप्रेशन. तो ये चीजें जो यहाँ पे इफेक्ट्स हैं, जब ये थोड़ी होने लगे, इट मीन्स of course it can be because of behavioral issue, but it can also be because of vitamin B12 deficiency. अब इसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं? ऑफ कोर्स यू कैन टेक सम सप्लीमेंट्स. तो सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो ऑलमोस्ट हर मल्टीविटामिन में, अगर आप वो पढ़ोगे वहां पे फाइन प्रिंट, वहां पे विटामिन B12 भी लिखा होगा, और अलग से भी B12 मिलता है साइनोकोबैलेमिन और मिथाइलकोबैलेमिन नाम से, 500 और 1000 माइक्रोग्राम्स में मिलता है. हमारी डेली रिक्वायरमेंट इज ओनली 3 माइक्रोग्राम्स, तीन माइक्रोग्राम, 3 से 4 माइक्रोग्राम, ये है 500 माइक्रोग्राम. तो इसीलिए अगर आप एक गोली खा रहे हैं तो आपका 1 महीने का एक तरह से काम हो गया. तो ये इस तरह से आपको आराम से मार्केट में मिल जाता है और आप ले सकते हैं. न्यूरोबायोन इज वेरी पॉपुलर, बहुत सारे लोग न्यूरोबायोन लेते हैं, उसमें और दूसरे भी विटामिन बी भी होते हैं और चीजें, तो वो भी अच्छा है. अब इसमें एक चीज ध्यान रखने की है, मैं ये हाईलाइट करना चाहती थी कि विटामिन B12 जो है आप ले रहे हो, लेकिन लेकिन कहेंगे जी हम तो रोज न्यूरोबायन खा रहे हैं, हम तो कोबालामिन, मैंने देखा है इंडिया में लोग रोज खा रहे हैं कोबालामिन, उसके बाद भी विटामिन B12 डेफिशिएंसी बनी हुई है. ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो दूसरी और के साथ में गोली खा रहे हैं, वो उसको काउंटरैक्ट कर देती है, वो उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर देती है और B12 का इफेक्ट हो नहीं पाता. ऐसी कौन सी दवाइयां हैं जो आपका इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर रही हैं? तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं. एंटीबायोटिक्स, वन एंटीबायोटिक एग्जाम्पल इज क्लोरामफेनिकोल. एंटीबायोटिक यूज टू ट्रीट सर्टेन इन्फेक्शंस. तो इससे उसका बॉडी में B12 का एब्जॉर्प्शन और यूज कम हो जाता है. एंटी एसिड, मतलब जब मैं दिल्ली जाती हूँ, मैंने सिंगापुर में तो मैंने इतना नहीं सुना, अपने फ्रेंड से हो सकता खाते होंगे, पर दिल्ली जब मैं जाती हूँ तो हमारे घर में रिलेटिव्स में ऑलमोस्ट एवरीबडी, मतलब 60-70% लोग तो सुबह को खाने से पहले एक सफेद गोली कहते हैं, बेटे ये खाने से पहले खा लेते हैं, है ओमेप्रोजोल होती है या लेंसोप्रोजोल. दीज आर एंटी एसिड्स, और बिल्कुल वो आराम से श्रद्धा से खा रहे हैं लंच से पहले, डिनर से पहले, और ये नहीं रियलाइज कर रहे हैं कि ये एंटी एसिड से B12 आपका ठीक से एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, क्योंकि उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमें स्टमक में प्रॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसेंट्रेशन चाहिए, वो आपने न्यूट्रलाइज कर दिया बाय ईटिंग एंटी एसिड्स. फिर कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो पेप्टिक अल्सर डिसीज के लिए डॉक्टर देता है, एंड वो भी न्यूट्रलाइज कर देती है. और जिन लोग को डायबिटीज है, अगर हमारे ग्रुप में कोई लोग अभी हैं जिनको डायबिटीज है और जो कोई मेटफॉर्मिन खा रहे हैं, मेटफॉर्मिन ऑल्सो इंटरफेयर्स विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ B12. तो अब जरा देखिए, आप एक दवाई खा रहे हो डायबिटीज को ठीक करने के लिए, है ना, उधर दूसरी तरफ B12 सप्लीमेंट खा रहे हो उसको और इतनी सारी चीजों के लिए, पर वो एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं. सो यू हैव टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन. तो ये हो गया B12 के बारे में. अब आते हैं विटामिन C के ऊपर. विटामिन C तो आप सब समझते हैं
नींबू में, संतरे में होता है। तो इसके मेन फंक्शंस विटामिन सी के क्या क्या हैं? अभी जब कोविड हुआ था तो आपको ध्यान हो, लोगों ने विटामिन सी खूब क्वांटिटीज में खाया, बिकॉज विटामिन सी हेल्प्स इन इम्यूनिटी बूस्टिंग। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड इंटेग्रिटी टू द स्किन, बोन्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये आपके स्किन, बोन्स और जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है सारा अराउंड द बॉडी, टेंडन्स, लिगामेंट्स, उन सब के लिए यूजफुल है। It helps to increase bioavailability of iron and regenerate vitamin E. विटामिन सी जो है आपका आयरन एब्जॉर्प्शन जो इंटेस्टाइन में हो रहा है उसमें हेल्प करता है। आप लोगों ने देखा है कई घरों में है, दाल जब खाते हैं उस पे नींबू निचोड़ते हैं। जब मैं, मेरे को बचपन से मेरे को ध्यान है, जब डैडी खाना खा रहे होते थे हमारी मम्मी सलाद में हमेशा आधा नींबू काट के रखती थी, और डैडी हमेशा पहले आध नींबू निचोड़ेंगे दाल में, और हम लोग भी उनको देख देख के, बच्चे थे हम भी निचोड़ लेते थे दाल में। हम सोचते थे तो रिचुअल है, ऐसा करते हैं। लेकिन साइंटिफिकली जब आप दाल के अंदर, बिकॉज दाल के अंदर आयरन होता है और चीजें भी होती है, आयरन भी होता है, और जब उसमें आप विटामिन सी ऐड कर देते हो नींबू से तो आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। And it helps in gene regulation. It helps protect DNA. It is necessary for body to produce energy, and it produces important hormones like dopamine, epinephrine, as well as norepinephrine. Dopamine is one of the happy hormones, and epinephrine, norepinephrine are your steroid hormones. These hormones give you that kick, काम करना है, adrenaline rush. अब ये किन खानों में, मतलब इस स्लाइड से आपको लग गया कि विटामिन सी जरूरी है, नॉट ओनली इम्यूनिटी बट ऑल्सो ओवरऑल मेंटेनेंस ऑफ सम ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आयरन एब्जॉर्प्शन। अब किन किन खानों में मिलता है ये विटामिन सी? वेरी सिंपली इट इज देयर इन खट्टी चीजों में, सिट्रस फ्रूट्स में होता है, नींबू में, संतरे में, है ना, पपाया, गुआवास, लोडेड विद विटामिन सी, टोमेटोज, कैरेट्स, बेल पेपर्स, जो शिमला मिर्च होती है, चाहे वो लाल, हरी, पीली, कौन सी भी हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रेप फ्रूट्स, पोटैटोज, कुकुम्बर, दे ऑल्सो हैव लॉट ऑफ विटामिन सी। और विटामिन सी डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है ये स्लाइड पे दिखा है। विटामिन सी डेफिशिएंसी से आप लोगों ने देखा कई लोगों के ब्लीडिंग गम्स, जो जब मंजन करते हैं ना तो वो खून निकलता है, ब्लीडिंग गम्स, ब्लीडिंग स्किन हो सकती है, लूज टीथ, जिंजेवाइटिस, दांतों की बीमारियां, गम की, जनरली वो विटामिन सी से होती है क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू है ये सारा, जो सॉफ्ट टिश्यू है माउथ के अंदर, तो इसमें फिर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। लोगों को बहुत जल्दी छाले होते हैं मुंह के अंदर, है ना, fatigue and depression, increase the susceptibility to infection, immunity है, and rough and dry skin, muscle weakness, joint and body aches, vitamin C कमी से joint and body aches होने के चांस भी हैं। he is the scientist who discovered vitamin C, role of vitamin C in common cold and flu. So Linus Pauling was the one who discovered this vitamin in people who were all the time suffering from common cold and flu. तो इन शॉर्ट, अभी मैं विटामिन सेक्शन खत्म कर रही हूँ। इन शॉर्ट ये जो 13 असेंशियल विटामिन हैं हमने सारे डिस्कस नहीं किए हैं क्योंकि उतना टाइम नहीं है, तो ये सारी उसकी लिस्ट है। और ये बॉडी के अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट हर अलग अलग ये विटामिन हर बॉडी ऑर्गन को, जो हमारे मेन इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हर एक को इफेक्ट कर रहे हैं। नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग हाउ इम्पोर्टेंट दिस विटामिन्स आर, फिर लोग सोचते हैं कि रोज एक मल्टीविटामिन खा लो, है ना। वो कौन सी कंपनी है? रिवाइटल, रिवाइटल फॉर मैन, रिवाइटल फॉर वुमेन, आई डोंट नो, दे हैव चिल्ड्रन ऑल्सो। तो मैं जब जाती हूँ तो मैं घर में, दिल्ली में देखती हूँ सबके घरों में वो होती है। मल्टीविटामिन तो हम खाते ही हैं रोज, बट प्लीज याद रखिए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। और वो मैंने इस स्लाइड पे आपको दिखाने की कोशिश की। अगेन दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पस, लिटिल बिट आई एम ट्राइंग टू स्केयर यू और वार्न यू, तुम आपको जस्ट थोड़ा सा दिखाने के लिए कि एक्सेस ऑफ गुड थिंग ऑल्सो इज बैड। कहते हैं ना अमृत भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो विटामिन डी की जब एक्सेस हो जाती है, लोग जब होता है ना कमी हो गई तो बस पेल देते हैं, खूब सारा खाए जा रहे हैं। एक्सेस ऑफ विटामिन डी क्या हो सकता है? एब्डोमिनल क्रैम्प्स, नौसिया, वॉमिटिंग,
प्रॉब्लम्स इन लिवर, किडनी क्रिस्टल स्टोन्स हो जाते हैं। विटामिन ए toxicity can be water in the brain, vomiting, tiredness, constipation, bone pain, brittle nails, hair loss, birth defects। तो ये इस तरह के हैं, हर एक के कुछ ना कुछ हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें विटामिन और मिनरल्स, मिनरल्स अभी बताऊंगी, इनकी हमें एक्सेस नहीं करनी है। कमी भी नुकसानदायक है, उतनी ही नुकसानदायक इनकी एक्सेस इन आवर बॉडी है। वी हैव टू हैव देम इन द ऑप्टिमम क्वांटिटी। नाउ वी कम टू द मिनरल्स। दीप भैया अभी कितना, 10 मिनट बचे हैं? कितना टाइम बचा है? जी 5 मिनट? ये टाइम 10। तो हो गया ना वैसे, हाँ, है ना? 9 मिनट बचे हुए। अच्छा, तो थोड़ा सा अभी करें, कैल्शियम की बात करें, उसके बाद रोक देंगे, फिर कभी और बाकी कर लेंगे। हाँ जी दीदी, इसमें ऐसा करते हैं कि एक लेक्चर और हम आगे रख लेंगे बात। हाँ, मैं सोचती हूँ फिर अभी रुक जाते हैं, अभी हम इनके नहीं, बारे में लेकिन थोड़ा डिस्कस कैल्शियम कर का लेते आप हैं। बता रहे हैं अलका जी, तो बताइए प्लीज, बहुत अच्छा बता रहे हैं अच्छा, आप, सब लोगों के लिए बड़ा उपयोगी है। चलिए चलो, कैल्शियम का करके फिर वहां रुक देंगे, क्योंकि अभी एक भैया ने मैग्नीशियम पूछा था, आयरन, तो वो मेरी लिस्ट में है, पर फिर भी हम कभी और कर लेंगे, ठीक है? तो लेट्स लुक एट कैल्शियम एंड देन विल स्टॉप देयर। तो ये जो मिनरल्स हैं, जो हमें हमारी बॉडी में चाहिए, दो कैटेगरी में हम उनको डिवाइड करते हैं, मेजर एंड ट्रेस मिनरल्स। मेजर वो हैं जिनकी हमारी डेली रिक्वायरमेंट 100 मिलीग्राम से ज्यादा है, और ट्रेस इज विच इज लेस देन 100 मिलीग्राम्स। याद रखिए, मिलीग्राम से, ये mg नॉट ग्राम्स। दे आर मिनरल्स, दे आर नीडेड इन मिलीग्राम और माइक्रोग्राम्स। अब जो मेजर मिनरल्स हैं, अब आप देखिए यहाँ पे लिस्ट में, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर। एंड ट्रेस में आयरन, कॉपर, जिंक, सिलेनियम, आयोडीन, ये सब आते हैं। तो अभी इसके अंदर से मैं कैल्शियम आज डिस्कस करती हूँ, और फिर हम मैग्नीशियम, आयरन, ये किसी अगली बार कभी देखेंगे। तो कैल्शियम, बिकॉज ये सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है। अब आप देखिए बॉडी में हमारे कैल्शियम कहाँ कहाँ पर है। तो टोटल हमारी बॉडी में, पूरे एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग की बॉडी में, रफली अगर आप सारा कैल्शियम इकट्ठा कर लें, जो मोस्टली बोन्स में है, तो 1 से 1.5 किलो बैठेगा। 1 से 1.5 किलो, अगर वो 50-60 किलो की बॉडी है मेरे जैसी, उसमें से 99% कैल्शियम तो हमारा बोन्स में और टीथ में होता है, और खाली 1% वो जो ब्लड के अंदर घूम रहा होता है। तो दिस इज हाउ कैल्शियम इज देयर इन आवर बॉडी। नाउ अनदर थिंग आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, विटामिन्स के बारे में भी बताया था, मिनरल्स के बारे में भी है। हमारी बॉडी कैल्शियम नहीं बना सकती, आवर बॉडी कैन नॉट मेक vitamins also, minerals also, they have to be provided in the diet और फ्रॉम द सप्लीमेंट। अगर खाने में कमी हो जाती है तो फिर सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट टू कैरी आउट मैनी मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। तो आई थिंक मैंने एक बार बोला था, ये मुझे ध्यान नहीं, 2-3-4 हफ्ते पहले कभी मैंने बताया था, कैल्शियम हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। ये स्लाइड में जो पॉइंट्स लिखे हैं, इट इज इम्पोर्टेंट इन बोन हेल्थ। बोन नेचुरली 99% है, तो आपकी जो बोन स्ट्रांग है, जिसपे आप सारा दिन खड़े हो, जिसपे आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर है, आप चल रहे हो, दैट इज कैल्शियम, बिकॉज ऑफ कैल्शियम। Then it is important in weight management, boosts fertility, protects gums, treats hyperkalemia. Hyperkalemia, when potassium becomes excess, then it balances, calcium balances that. Cancer prevention, decreases risk, heart health, hypocalcemia, जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो नेचुरली कैल्शियम लेना पड़ता है, एंड टीथ। नाउ अगर मैं आपको बोलूं, ये सब तो बड़े अच्छे हैं, क्योंकि ये स्लाइड मैंने कहीं से पिकअप की है। कैल्शियम आपके सर्वाइवल के लिए 3 या 4 मिनरल हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं, जिनके बिना हम मर जाएंगे। अगर वो कम हो जाए तो उसके बिना हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। उसमें कैल्शियम, सोडियम, क्लोराइड एंड पोटेशियम, ये 4 हैं, इनके बिना हम मर जाएंगे अगर ये कम हो गए। अब उसमें कैल्शियम का देखिए क्यों, क्योंकि कैल्शियम की वजह से हमारा सारे न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम, उसको काम करने के लिए, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज भेजने के लिए कैल्शियम चाहिए। मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए कैल्शियम चाहिए।
तो और मसल्स आपको खाली ये नहीं है, अंदर आपके सारा हार्ट इज नथिंग बट मसल्स, सारा डाइजेस्टिव सिस्टम इज नथिंग बट मसल्स। तो आप सोचिए जरा, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, योर हार्ट सिस्टम, योर मस्कुलर सिस्टम, ऑल दिस इज नथिंग बट dependent on calcium. It is dependent even in functioning of your behavior, on all your mental activities. So how important it is, besides these fine functions which are written here. तो इसीलिए जब कभी किसी को क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, जब हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम लेवल्स कम हो जाते हैं, तो क्या होता है, लोगों को कन्वल्शंस हो सकते हैं, एरिथमिया मीन्स हार्ट बीट जो है वो कम ज्यादा हो रही है, कभी ज्यादा होगी कभी कम, पैल्पिटेशन जैसे कम ज्यादा, टेटनी कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ और रिलैक्स होना भूल गया, दैट्स कॉल्ड टेटनी ऑफ द मसल्स। तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो आपने कभी सुना हो सडन हार्ट अटैक, सडन चेस्ट पेन, एकदम आदमी के इतना जोर से चेस्ट पेन हुआ और फिर वो बस आदमी कोलैप्स हो गया, दैट्स कॉल्ड टेटनी ऑफ द हार्ट। एंड स्पैस्म्स, जब कभी ब्लॉकेज ऑफ द अपर एयरवेज, सांस नहीं आ रहा है आदमी को, फिर वो कफ लेना पड़ता है, ऑल दीज आर सिम्टम्स ऑफ लो अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। These are the telltale signs. If somebody is having some of this, then they should think about, they should check their calcium levels check. और ये किन कारणों से हो सकता है, विटामिन डी डेफिशिएंसी से, बिकॉज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इज हेल्प्ड बाय विटामिन डी। सो रिकेट्स मतलब विटामिन डी डेफिशिएंसी, ऑस्टियोपोरोसिस, डिक्रीज्ड ऑफ द पैराथायराइड हार्मोन। हमारे गले में यहाँ पे थायराइड और पैराथायराइड हार्मोन होती है, ग्लैंड्स होते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथायराइड हार्मोन निकलता है जो कैल्शियम रेगुलेशन करता है बॉडी में। तो अगर किसी के अंदर लेस है पैराथायराइड, उनको भी फिर कैल्शियम की कमी होती है और उस वजह से फिर इनमें से कोई भी सिम्टम हो सकता है। एंड मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड ग्लैंड, तो अगर किसी को कार्सिनोमा कैंसर है, मेडुलरी पार्ट इज द वन वेयर पैराथायराइड ग्लैंड्स आर देयर, एंड इफ दैट इज देयर देन अगेन कैल्शियम अमाउंट विल बी लेस। तो जब कैल्शियम लेवल 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाता है, देन दैट इज कॉल्ड मेडिकल इमरजेंसी टेटनी, मींस द हार्ट मसल्स नाउ poor fellows, they are contracted and don't relax, and it can be sudden death also. So in short, very very important. अब आते हैं हम इसके ऊपर, ये मेरी फेवरेट स्लाइड है और मेरा ये सबसे आई फील वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस दिस पॉइंट। लोगों को क्या है, जैसे हम ये बात बताते हैं कि भाई कैल्शियम कितना इंपॉर्टेंट है, तो और वैसे भी डॉक्टर्स भी लेडीज को 40 के बाद कैल्शियम सप्लीमेंट खाओ, और मेन भी बड़ी उम्र में कि कैल्शियम सप्लीमेंट खाओ, बताना शुरू कर देते हैं। फ्रैक्चर हो तो कैल्शियम सप्लीमेंट खाओ, प्रिवेंटिव छोटे बच्चों को ग्रोइंग एज में कैल्शियम सप्लीमेंट खाओ। ये भूल जाते हैं ये जो कैल्शियम सप्लीमेंट है इसका बॉडी पे क्या असर हो रहा है। तो मैंने यही दिखाने के लिए आपको बताया है कि जो कैल्शियम सप्लीमेंट है, जो आजकल इतनी लोगों के अंदर क्लॉग्ड आर्टरीज बोलते हैं ना, डॉक्टर बोलते हैं 80% ब्लॉकेज निकली, 60% जब वो एंजियोग्राम करते हैं और फिर वही लेटे लेटे कहते हैं कि ये बताओ जी अब स्टेंट लगाए नहीं लगाए। तो दैट इज most of these cases the cause is calcium supplement consumption. लोग इतना खुले रूप से खाते हैं और ये रियलाइज नहीं करते कि जो ये कैल्शियम सप्लीमेंट खा रहे हो मोस्टली वो शेल कैल है, वो जो मसल्स होते हैं ना जो समुद्र में मिलते हैं, उनका जो शेल होता है उसको कूट के वो बनाते हैं, बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम इज मेनली फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट। जो हमारे घरों में संगमरमर है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है। तो मैं तो कई बार हंस के बोलती हूँ क्यों पैसे खर्च कर रहे हो शेल कैल पे, आपके घर में इतना संगमरमर लगा हुआ है, छोटा सा पीस रोज उसको तोड़ो करो और खा लिया करो। लेकिन याद रखो आपकी धीरे धीरे किडनी खराब हो जाएगी और आपकी क्लॉगिंग हो जाएगी और प्रॉब्लम्स होगी। तो क्या होता है कि जो ये कैल्शियम सप्लीमेंट खाने से तो ये सॉफ्ट टिश्यूज में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब डिफरेंस देखिए, जब सप्लीमेंट खा रहे हो तो वो डॉक्टर कह रहा है आपको हर रोज जो है 800 to 1000 mg जाना चाहिए, आप उतना वो कैप्सूल खा रहे हो, एक तरह से छोटा स्टोन को ग्राउंड करके उन्होंने कैप्सूल में भरा हुआ है, तो वो आप खा रहे हो। अब साथ में आप सब्जियां भी और चीजें भी खा रहे हो,
हमारी बॉडी जो है बेस्ट एब्जॉर्ब करती है नेचुरल फूड से, सब्जियों से, और वो हमारी बॉडी के फिर वो जहां जहां उसकी जरूरत है कैल्शियम की, वहां वो कैल्शियम यूज होता है, वो फॉर्म जो है। अब जो आप ये कैल्शियम आपने सप्लीमेंट कैप्सूल फॉर्म में खाया है, तो वो जो कैल्शियम एब्जॉर्ब हुआ वो फिर जाके कहीं तो डिपॉजिट होगा, किडनी से फिल्टर होगा, तो किडनी की जो छलनी है नेफ्रॉन से उनको ब्लॉक करेगा, तो किडनी स्टोन्स बनने का रहता है, यूरेटर में आ गया, या नेफ्रॉन्स धीरे धीरे डीजेनरेट, किडनी प्रॉब्लम हो जाएगी है। और जब सॉफ्ट टिश्यू में जाके डिपॉजिट होगा तो वहां पे वो स्टोन्स या वहां पे वो दिक्कत करेगा। अब आप सोचिए, जब ये जाके जमा होता है आर्टरीज में, हमारे ब्लड के अंदर फैट सारी तरफ घूम रहा है, कोलेस्ट्रॉल एंड फैट, क्योंकि उसकी अलग अलग बॉडी में हिस्सों को जरूरत है। तो जब वो ब्लड आर्टरीज के अंदर वो जो जा रहा है फैट, और नेचुरली जब वो जाएगा पाइप से आर्टरी से, तो थोड़ा थोड़ा वो आर्टरी की वॉल में चिपक जाता है थोड़ी क्वांटिटी में, विच इज परफेक्टली हेल्दी। एनी हेल्दी पर्सन विल हैव दैट। लेकिन जो कैल्शियम सप्लीमेंट खा रहे हैं वो उनको कहीं चिपकने की जगह चाहिए, तो ये कैल्शियम सप्लीमेंट उस सॉफ्ट फैट में जाके जमा हो जाते हैं। और धीरे ओवर, बिकॉज आप तो रोज खा रहे हो, और चीजें करो ना करो, पर कैल्शियम सप्लीमेंट की गोली तो रोज ही खा रहे हैं, तो वो वहां पे जा जाके जमा हो जाता है। और इसीलिए फिर आपको जब जब चेस्ट की प्रॉब्लम हुई, एंजियोग्राम कराया और डॉक्टर ने कहा कि जी 80% ब्लॉकेज। और वो कैसे हुआ 80% ब्लॉकेज? वो ऐसे ही हुआ कि वो जो आप कैल्शियम सप्लीमेंट खा रहे थे वो जाके वहां पे जगह हो गया, और वो जो पतली सी लेयर फैट की थी, विच इज ओके, योर बॉडी कैन डिसॉल्व दैट इन ए नेचुरल वे, जब रोज ब्लड जाएगा धक्के से साफ हो जाएगा। लेकिन कैल्शियम वहां हार्ड डिपॉजिट हो गया, बाद में तो वो पत्थर की तरह हो जाता है। रिसर्च पेपर्स में लिखा है कि डॉक्टर्स ने जब वो स्क्रैप की अंदर की आर्टरीज, तो वहां पे वो बिल्कुल ब्रिटल पीसीज ऑफ स्टोन्स जैसे निकले, एंड दे वर ऑल कैल्शियम डिपॉजिट्स। तो मैं इस स्लाइड को इसलिए थोड़ा डिस्कस करती हूँ आप लोगों को इन्वर्टेड कॉमर्स में डराने के लिए भी, कि भैया इतना कैल्शियम मत खाओ। क्योंकि फिर आपको एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी और स्टेंट लगवाने पड़ेंगे, चॉइस आपकी है। तो हम अब फिर क्वेश्चन आता है जी क्या करें, कहाँ से कैल्शियम लें, है ना। फिर दूसरे लोग फिर आ जाते हैं दूध के ऊपर। अब 1 कप दूध के अंदर जो कैल्शियम है वो 276 मिलीग्राम कैल्शियम होता है 1 कप मिल्क के अंदर। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल कन्वर्ट करके दिए ताकि हल्का सा आपको आइडिया लग जाए। जब हम बोलते हैं ना सब्जियां खाओ, तिल खाओ, तो लोग सोचते हैं कि भैया भाई ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो आप 100 ग्राम तिल के अंदर 890 और सॉरी 990 मिलीग्राम, मतलब रोज की जितनी रिक्वायरमेंट है। एलमंड्स के अंदर ये जो बक चॉय, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ब्रोकली एंड ऑरेंज जूस एंड टर्निप ग्रीन्स, मेनली ग्रीन वेजिटेबल्स, टोफू होता है सोयाबीन का, चिया सीड्स आजकल आपने सुने होंगे, फिग्स होते हैं, डेट्स, फिग्स, दे आर आल्सो, सो दीज आर गुड सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। This is again 25 plant-based calcium sources, क्योंकि we believe that plant food is the best food. So if you see, all these are plant foods. Edamame beans, which are soya bean, tahini is from sesame seeds. तो ये mainly वही है। Sweet potato is loaded with calcium. Pumpkin is also, carrots. आप देखिए यार, ये सब्जियां सब हम रोज में खा रहे हैं, मतलब इसमें कोई ऐसी अनहोनी चीज नहीं है कि जो कभी कोई नई चीज है। छोले घर में हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में बन ही जाते हैं। इन सब चीजों में है स्पिनेच, व्हाइट बीन्स एंड ये। तो ये हरी, ये पिक्चर दिखाने का मेरा आइडिया यही होता है कि आपको देख के लेगा यहाँ तो ये सारी सब्जियां रोजमर्रा में खा रहे हैं, तो बस यही हम बताते हैं कि आप सब्जियों की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, आपको कैल्शियम सप्लीमेंट की जरूरत ही नहीं है। तो ये है, लेट मी जस्ट स्टॉप है। But because of course I have this and I have a summary slide, but let us stop here because फिर वो बहुत ओवररन हो जाता है। अगर कोई क्वेश्चन किसी को पूछना होता है तो आप हम डिस्कस कर सकते हैं। तो मोटी भाषा में आज हमने 3 विटामिन की बात की, विटामिन डी, B12 एंड विटामिन सी। और मिनरल्स में हमने बात की कैल्शियम की। और ये सारे के सारे मतलब बाकी और सारे भी हैं, ये सारे अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो विटामिन B12 के सोर्सेज हैं, जो विटामिन सी के सोर्सेज हैं, जो कैल्शियम के सोर्सेज थे, मेनी ऑफ देम वर ओवरलैपिंग। हरी सब्जियां तो सब में ही थी, है ना। पपाया, स्वीट पोटैटो, और ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये सारी सब में ही थी। तो तो कहने की बात ये है कि अगर हम अ, अगर हम
द सो कॉल्ड हेल्दी खाना खा रहे हैं और नेगेटिव द सो कॉल्ड, आप सबको पता है क्या है, अगर किसी को नहीं पता होगा तो आप पूछ लीजिएगा, अगर आप वो अवॉइड कर रहे हैं विच इज लीचिंग दीज न्यूट्रिएंट्स, विच इज लीचिंग अवे vitamins and minerals, then you will be healthy. You don't need supplements. I say very low, very vocally, very loudly, in my lectures, in my even in my class also. Of course, I tell my students कि एग्जाम में लिखना है तो लिख देना वहां पे कि गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम इज मिल्क, पर पर ऑन द साइड मैं उनको बताती हूँ कि क्यों नहीं पीना चाहिए। तो मैं तो मोटा मोटा यही बोलती हूँ कि भैया अगर किसी को विटामिन कोई सप्लीमेंट लेना ही है तो ओनली वन सप्लीमेंट जो टोटली वेजिटेरियन है, जो बिल्कुल भी कुछ और दूध और वो भी नहीं कुछ ले रहे हैं, तो Vitamin B12, ओनली वन सप्लीमेंट दे नीड टू टेक, नो अदर सप्लीमेंट इज नीडेड, नो अदर सप्लीमेंट, ना कैल्शियम, ना आयरन, ना विटामिन डी की कमी हर एक को निकल रही है। हमारा लेवल 10 आया, 18 आया, परसों मेरे से कोई बात करा था, दीदी हमारा लेवल 18 निकला है, डॉक्टर ने बोला है सीवियर डेफिशिएंसी। अब मैं वो कैप्सूल खा रही हूँ 3 महीने से, तो अब वो 40 हो गया है। अब भैया खाते रहो कैप्सूल, अगर तुम उससे खाओगे तुम्हारी बॉडी जो है वो नेचुरल बनाना बंद कर देगी। याद रखना एक बात कि हमारी बॉडी की जो सेल्स है ना, जो सिस्टम है, वो भी जैसे हम लेजी है ना, अगर हमें हेल्पर मिल जाए तो हम काम करना बंद कर देते हैं, ऐसे ही ये हमारी बॉडी के सेल्स भी हैं। इनसे आप काम नहीं लोगे तो ये भी बंद करना बंद कर देते हैं, कहते हैं यार हम बना बनाया मिल रहा है, हम क्यों काम करें। फिर वो हमारे जो एंजाइम्स उनको बनाने वाले हैं बॉडी में इंग्रेडिएंट्स, वो बनने कम हो जाते हैं, है ना। तो क्या ये बिल्कुल हम लोगों ने जो हमारी जो आदतें हैं वो अपने सेल से, जीन्स डीएनए से ही तो आई हैं, कि भैया जो अगर कोई हमारा काम कर दे तो क्यों हिले, बस वही है हमारे सेल्स करते हैं। आप उनको दीजिए बने बनाए विटामिन की गोली फांक रहे हो और सब्जियां नहीं खा रहे हो, कम खा रहे हो, है और चीजों पे रिफाइंड खाना ये खा रहे हो, तो बस ठीक है, बॉडी धीरे धीरे कर देगी। फिर तो डॉक्टर और हॉस्पिटल ही ठीक रखेंगे। तो ये सब बातें मैं इसलिए कहती हूँ कि आप सबको एक्साइट करने के लिए कि भैया हेल्दी खाना खाओ, जो नेचर ने बनाया है खाने के लिए हमें वो खाना है। और फिर उसके बाद देखिए, ना तो सप्लीमेंट की जरूरत है, ना एक्स्ट्रा एक्सरसाइज की जरूरत है, ना डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। कभी कभी पड़ेगी तो चले जाएंगे, पर रोजमर्रा में नहीं पड़ेगी। चलिए, अब कोई आपके डाउट्स हो तो पूछिए। जो एक बॉडी एक का पूछा था, जिन्होंने मल्टी विटामिन सप्लीमेंट ले रही है, एक मिनट वो कौन थी, मैं नाम नहीं लिखा दीदी का, वो कौन थी जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था, वो अभी है क्या? हाँ जी दीदी, मनीषा। हाँ हाँ, मनीषा, हाँ जी। हाँ दीदी, तो ये अब आपको थोड़ा सा अभी लगा वैसे, कुछ लगा कि आई डोंट नो अबाउट योर डाइट, वो तो सब अलग पूरा डिस्कशन है, इंडिविजुअल बात करने का। लेकिन आप सब लोग अपना बस चेक करिए, जिसको किसी को सिम्टम हो रहे हैं, प्लीज रिमेम्बर, कॉन्स्टिपेशन अगर हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन ऑफ कोर्स फाइबर की कमी से होता है, पानी की कमी से होता है, बट ऑल्सो कैन बी बिकॉज ऑफ एक्सेस आयरन ऑल्सो। तो याद रखिए, ये जो अभी सिम्टम की मैंने स्लाइड दिखाई थी, मैंने यही बोला क्योंकि टाइम थोड़ा लिमिटेड होता है ना, तो हर एक चीज को डिस्कस नहीं कर सकते, उसके लिए फिर वो 2-2 घंटे मतलब लंबा टाइम चाहिए। पर अगर 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 आप इसको समझे, और आज आराम से आप गूगल पे पढ़ सकते हैं, तो सिम्टम हम एक तरफ सोच रहे हैं हम तो बहुत फाइबर खा रहे हैं, हम तो ये खा रहे हैं, साथ में एक आयरन कैप्सूल भी खा रहे हैं, तो बस आयरन वो कॉन्स्टिपेटिव होता है आयरन, टेकिंग सप्लीमेंट ऑफ आयरन। तो वो यही मैं बोल रही हूँ कि हमें समझना पड़ेगा कि हमारी ये चीज हो रही है, हम उसका इलाज इस तरह से कर रहे हैं, पर वो दूसरी तरफ उसका काउंटर इफेक्ट चल रहा है, तो इसलिए फिर वो पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आ रहा है। अब आप देखिए, हरी सब्जियां हैं, हरी सब्जियों में आयरन होता है, ऑफ कोर्स मैनी बहुत चीजें होती हैं इंक्लूडिंग आयरन, है ना, लेकिन उसमें आयरन इतना लिमिटेड क्वांटिटी में है जितना हमारी बॉडी को चाहिए, मतलब हमें तो माइन्यूट क्वांटिटीज में ही चाहिए ना ये विटामिन एंड मिनरल्स। तो जब उसमें से एक्सट्रैक्ट होगा, बॉडी रिकग्नाइज करेगी, बॉडी एसिमिलेट करेगी और उसका काम हो जाएगा, है ना। तो उसका जो फाइबर इफेक्ट है, फाइबर इफेक्ट हमारा इफेक्ट हरी सब्जियों का वो कॉन्स्टिपेशन ठीक करने में करेगा, और आयरन आपका आयरन का काम करेगा। तो आपको ना तो अलग से इसबगोल की भूसी खानी है और ना अलग से आपको आयरन कैप्सूल खाना है। तो प्रॉब्लम ये हो रही है, इधर आयरन कैप्सूल खा रहे हैं, उधर इसबगोल की भूसी भी खा रहे हैं, तो भैया डॉक्टर एनी वेरी वेल एनी डन, चंद्र पांडे देसाई। और विटामिन सी बोलते हैं कि अगर ज्यादा लिया जाए तो उससे ज्वाइंट पेन बढ़ता है। आई डोंट नो हाउ फॉर इट्स करेक्ट।
कैन यू कमेंट ऑन दैट? कौन बोल रहे हैं? जगत भैया बोल रहे हैं? या हाँ जी हाँ भैया, हाँ भैया। तो वही अभी हमने देखा था ना टॉक्सिसिटी सिम्टम में के अंदर। तो देखिए क्या होता है कि विटामिन सी हेल्प्स इन बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या चीज है? अब जैसे आप देखिए ये बोन है, उसके बाहर मसल्स हैं, है ना? और जो जो बोन्स जो जॉइंट होता है उसमें अंदर जो लेयर ऑफ टिश्यू है, साइनोवियल फ्लूइड है, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स हैं, वो सब कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं उसको। तो जो विटामिन सी इन ऑप्टिमम अमाउंट विल मेंटेन द जॉइंट हेल्थ, बट इन एक्सेस देन इट विल स्टार्ट डिग्रेडिंग। आप खुद ही सोचिए लॉजिकली, भाई कम होगा तो मेंटेनेंस कम होगा, है ना? लेकिन अगर ज्यादा हो जाएगा तो वहां पे जो कोई भी चीज ज्यादा करेंगे तो वो मेंटेनेंस की जगह पे वो ज्यादा उसको एक्सेसिव में हो जाएगा। तो दैट इज वेयर देन जॉइंट पेन होने के चांसेस हो जाते हैं। और ये आपने जो बात कही भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही यही हमें समझनी है कि हम जो सोचते हैं ना कि मल्टीविटामिन या इनकी या अलग कोई विटामिन अलग से लेना डिपेंडिंग ऑन कौन सी डेफिशिएंसी हो गई, कि जितना उससे हमें डेफिशिएंसी ठीक होने में फायदा नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा नुकसान हमें हो रहा है टॉक्सिसिटी से। एक्सेस वी कॉल टॉक्सिसिटी। एक्चुअली मेनी टाइम्स आई टेल दिस दैट अंडर न्यूट्रिशन और डेफिशिएंसी सिम्टम्स में बी स्लाइटली बेटर देन टॉक्सिसिटी सिम्टम्स। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रही हूँ डेफिशिएंसी होनी चाहिए, क्योंकि डेफिशिएंसी सिम्टम को तो आप ठीक कर सकते हो, है ना? भाई आप अपनी सुधार कर लो ये जिस चीज में है। अब आप रोज रोज दिन में अगर आप एक नींबू का जूस पी लो, चाहे सुबह को पी लो चाहे दिन में दाल सब्जी में डाल के खा लो, एक नींबू का रस अगर आपके बॉडी में चला गया, या मान लो आधा नींबू का रस और 2 टमाटर, क्योंकि हम लोग सब्जियों में इंडियन कुकिंग में टमाटर भी डलता है ना? आलू भी डलता है, उसमें भी होता है विटामिन सी। तो उस तरह से आप अगर खाना खा रहे हैं बैलेंस वे में, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो सारी वो पहुंच गया जितना हमारी बॉडी को रोज चाहिए। प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम उनके टैबलेट्स, अब ये कोविड के अंदर लोगों ने शीशियां खरीद ली विटामिन सी, जिंक और विटामिन सी की बहुत सेल हुई है कोविड के टाइम में, और दोनों का उसमें आता है इम्यूनिटी के लिए। पर यार वो इम्यूनिटी आपकी बॉडी तो उसको टॉक्सिसिटी से इम्यून नहीं होती है बॉडी की, एक्सेस कर दोगे तो हो जाएगी, है ना? तो उसको तो तुम्हें ऑप्टिमम अमाउंट में चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से वर्क करता है। तो या जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू डॉक्टर। नो प्रॉब्लम। जी अलका जी ओके, नमस्कार। नमस्ते भैया, नमस्ते वर्मा भैया। बहुत अच्छा, जब अलका जी आती है तो सब चीजों में प्रकाश भी आ जाता है, सब चीजें आप क्लियर कर देती हैं, बहुत विस्तृत ज्ञान है आपका। एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि विटामिन डी की प्रोडक्शन के लिए हम धूप में बैठते हैं, और आपने बताया कि नून टाइम में बैठिए व्हेन द सन इज एट द पीक तो यूवी रेज मैक्सिमम मिलेगी। Dermatologist says that UV rays can cause the skin cancer also. Yes, So yes. how to get rid of this skin cancer probability? वेरी गुड, वेरी गुड भैया। वर्मा भैया आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन, ये जो डाउट है या शंका है, उन लोगों पे अप्लाई होती है जो इंडिया में नहीं रहते और जो बहुत गोरे हैं। आप लोग अब सब विजुअलाइज करिए, हॉलीडे पे सब गए या पिक्चरों में देखा होगा, न्यूजीलैंड कंट्री देखा है सबने, बिल्कुल पोल के पास है, एक्सट्रीम साउथ में। सब लोगों ने सुना है ना न्यूजीलैंड का नाम? और वहां पे गोरे लोग, आप मान लो अपने मन में कोई भी गोरा मान लो, ब्रिटिशर, अमेरिकन, न्यूजीलैंडर, दे आर ऑल ब्रिटिशर्स, दे आर व्हाइट मैन होते हैं। तो वो जो, तो अगर अगर आप उस कैटेगरी के हैं, आप न्यूजीलैंड में रह रहे हैं और उतने गोरे हैं, न्यूजीलैंडर हैं, उस तरह के हैं, तो आपको स्किन कैंसर होने का चांस है। अगर आप इंडिया में रह रहे हैं जो इक्वेटर के पास है, तो वैसे ही वो टाइम के अलावा भी हमारी सनरेज का उसका फर्क है, वो कहाँ से वहां पे पोल तक आते, तो वैसे ही वो यूवी रेज का वो वहां पे ओजोन लेयर से छन के आ रही है। तो हमारे जो इंडिया में रह रहे हैं, और जो हम लोगों का, हमारे इंडिया में अब गोरे लोग, नो ऑफेंस, नो नो कलर डिस्क्रिमिनेशन, पर हम लोगों का मीडियम सा कॉम्प्लेक्शन होता है, यस और नो? बहुत सारे के सारे इंडियंस, हम लोग जो बात करें, मैं अपनी बात करूं तो मैं तो बिल्कुल भी गोरी नहीं हूँ, नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन है, हिंदी में गेहुआ कॉम्प्लेक्शन बोलते हैं। तो इसका मतलब हमारे अंदर जो मेलेनिन है वो स्किन कैंसर नहीं होने देगा। द डार्कर द
complexion, the lesser, much less dark. African skin में darker the complexion, skin cancer is almost zero. The fairer the complexion, because then it affects the skin. तो वर्मा भैया जो आप कह रहे हैं कि जो मैं इसलिए अपन लोग तो इंडियन लोगों से बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो बस वो है इसीलिए जो बहुत गोरे होते हैं, जो बिल्कुल मान लीजिए अपने इंडिया में भी कोई बहुत गोरा है तो वो थोड़ी देर बैठे, वो 1-2 घंटे ना बैठे, वो 15 मिनट में बैठे बस और ना आ जाए। और दूसरा प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि विटामिन डी की फंक्शनिंग जो है वो बिना मैग्नीशियम सप्लीमेंट के प्रॉपर नहीं होती। तो हाँ, विटामिन डी की कह रहे हो ना आप? हाँ जी, हाँ जी। तो विटामिन डी भैया देखिए, अभी आप इनके फिर मेरे को ना आप एमएससी की क्लास लगानी पड़ेगी। जब मैंने एमएससी में पढ़ा था, मेरा पूरा एक मॉड्यूल था बायोकेमिस्ट्री पे, लेनिंजर की बुक है, स्ट्रायर की बुक है बायोकेमिस्ट्री पे, जहां हमने मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी पढ़े हैं फॉर विद डिफरेंट कैटलिस्ट कोफैक्टर्स। तो उसके अंदर फिर ये सारे आते हैं, उसमें मैंगनीज भी आता है, उसमें मोलिब्डेनम भी आते हैं, जो हम ये पढ़ते हैं ना, जो कभी सुनते हैं लेमैन को पता भी नहीं है कि ये है, तो वहां पे फिर मैग्नीशियम भी आता है। बस मोटा मोटा समझ लीजिए भी, एक एक को जैसे हम कर रहे हैं ये हम बहुत लेमैन में कर रहे हैं वर्मा भैया। तो इसीलिए अब आप दूसरी बात सुनिए कि जब हम हम सब्जियां खा रहे हैं सब, एक हरी सब्जी के अंदर जब एनालाइज करोगे उसमें सब चीज है, कैल्शियम भी है, आयरन भी है, मैग्नीशियम भी है, मैंगनीज भी है, सिलीनियम भी है, मोलिब्डेनम, सब चीजें हैं। और उतने ही प्रोपोर्शन में है जितनी हमारी बॉडी को चाहिए। नेचर हैज गिवन द थिंग्स इन द राइट प्रोपोर्शन, तो देन उसमें अपने आप से आ जाए। तो बजाय कि हम सोचे विटामिन डी सन में बैठे हैं तो अब हम अलग से मैग्नीशियम की गोली खाएं, नहीं। अगर किसी को मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है, उसकी सिम्टम्स हैं, तो शायद उसको लेना पड़े। इन ए नॉर्मल हेल्दी पर्सन हु इज टेकिंग हेल्दी डाइट, नो नीड। और जो आप कह रहे हैं बिल्कुल वो पूरी लिस्ट निकलेगी। थैंक यू। मेरा भी एक क्वेश्चन है दीदी, थोड़ा सा कि जैसे हाँ भैया। अभी जगत नारायण जी ने बताया कि विटामिन सी एक्सेस हो जाता है, लेकिन दीप भैया एक सेकंड जरा होल्ड करो प्लीज। समबडी टॉकिंग लाउडली। एक मिनट मैं बंद करके आऊं जरा सर। Can you stop softly? Can you just go outside and talk, because it is interfering with my heart? वर्मा जी माइक बंद है आपका। अलका जी एक प्रश्न रह गया उसमें कि कैल्शियम के सप्लीमेंटेशन के लिए अर्लियर टाइम्स में बच्चों को ग्राइस वाटर दिया जाता था, और क्या अब भी उसको लिया जा सकता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी पूरा करने के लिए? डेफिशिएंसी के लिए तो भैया दे सकते हैं। देखिए डेफिशिएंसी के लिए, या बच्चे के जब पेन होता था, कुछ दर्द वर्द होता था, उसके लिए ग्राइप वाटर पिलाते थे, क्योंकि वो खाली कैल्शियम नहीं, उसमें और भी चीजें हैं, वो हर्ब्स का ही कोई बॉईल करके पानी बनता है, तो वो ठीक है, बट दैट इज लाइक मेडिसिनल थिंग। See, there is a difference. Everybody understand there is a difference in the terms medicine and supplement. मेडिसिन होती है जब कुछ जरूरत पड़े, बीमारी हो, कोई डेफिशिएंसी हो तब खाना है, बीमारी हो। और सप्लीमेंट होता है कि आदमी कोई भी तुम्हारी डेफिशिएंसी, खाने में कमी है। तो मैं यहाँ पे बस ये कहना चाहती हूँ, मेरा मैसेज ये है आज के टॉक का, कि जब हम विटामिन और मिनरल की बात कर रहे हैं तो आप बजाय कि सप्लीमेंट पे डिपेंड होने के, सप्लीमेंट मतलब इट इज सपोर्टिंग, तो व्हाई डोंट यू टेक ए डाइट विच इज रिच इटसेल्फ एंड यू डोंट नीड सपोर्ट। बस मेरा कहने का मतलब ये है, बिकॉज डाइट के अंदर जब आप नेचुरल खाना खाते हैं, उसमें जो भी लिस्ट सारी हमने बताई है, 13 विटामिन और 20-25 मिनरल, वो सारे नेचर ने सारे दिए हुए हैं, किसी में थोड़े कम, किसी में थोड़े ज्यादा, लेकिन हम तो सारी चीजें खा रहे हैं। एक दिन में सारी नहीं खा रहे हैं तो एक हफ्ते में तो हो ही जाती है। अलग अलग तरह की सब्जियां, अलग अलग तरह के फल, अलग तरह के नट्स, ये सारे जो है ना, डेट्स फिक्स, सारा मिला के अगर आप देखेंगे तो सब चीजें मिल जाती। हाँ दीप भैया प्लीज कुछ कहना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। नमस्कार
नमस्कार मैम, मेरा एक क्वेश्चन है जी कि हाँ सिर जी के दाहिने भाग में हल्का हल्का दर्द हो रहा है और पीछे हड्डियों में, रीढ़ की हड्डी जो ऊपर से सिर के तरफ आ रहा है, उसके हृदय में घर्षण की आवाज आती है। वो क्या चीज की कमी से होती है? कृपया बताएं कि वो कमी अच्छा क्या है। ओके। तो जो जो आपको दर्द हो रहा है, किस हाँ और और घर घर किस किस की आवाज, जैसे गर्दन में, गर्दन के नीचे ऐसे कोई चीज आपस में घर्षण हो वैसी आवाजें आए, और ठीक दाहिने है भाग में दर्द है, वो क्या चीज की कमी है? कृपया बताएं, ओके। कमी क्या है? इसके लिए कुंती जी आप दो चीज करें। नंबर एक तो पहले आप अपना एक्सरे करवा लें बैक का, क्योंकि अगर घर्षण हो रहा है मतलब अगर कोई आपकी C7 C6 वहां पे कोई रगड़ हो रही है, इसका मतलब बीच में इंटरवर्टिब्रल स्पेस में कुछ कमी आ गई है, तो एक्सरे में दिख जाएगा। तो सबसे पहले तो एक एक्सरे करवा लें बैक का, अपनी बैक ऑफ द नेक का, टू गेट स्ट्रक्चर ठीक है। और अगर स्ट्रक्चर ठीक निकलता है, सपोज वो कहें, डॉक्टर कहे नहीं आपका तो ये बिल्कुल ठीक है, फिर आपको देखना है दूसरे कारण। और दूसरे कारण के अंदर दो तीन कारण मैं आपको बता सकती हूँ, बाकी तो फिर ये बहुत अलग से स्पेसिफिक हो जाता है। दैट कैन बी आपका स्लीपिंग पोस्चर, आपका दिन में सिटिंग पोस्चर, गर्दन और इसमें किस तरह का रहता है। कई लोग हम हंच करके बैठते हैं, स्लाउची बैठते हैं, सीधे बैठते हैं, वो अलग अलग तरह के पोस्चर पे भी प्रॉब्लम, घर्षण हो सकता है। रीढ़ की हड्डी जब हम सीधा बैठते हैं तो हमारी गर्दन लंबी दिखती है, और जब स्लाउच होकर बैठते हैं तो वो छोटी दिखती है। वो सब हो सकता है। तो वो आप फिर चेक करिए, पहले तो एक्सरे करा के पहले तो स्ट्रक्चरली चेक करा लीजिए कि ठीक है। अच्छा, और ये जो जहां तक जी सिर दर्द मैम। की बात है, सिर दर्द की बात में मेरे ख्याल से वो जो हम लेडीज में हार्मोनल चेंजेस एंड हॉर्मोन्स आर रिलेटेड टू इमोशंस, वो आपको देखना पड़ेगा फिर कि आपको वो कब हो रहा है, कितने समय से हो रहा है, और आपका इमोशनल कुछ प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा है सिर दर्द के अंदर। यहाँ पे आप नसों, स्ट्रक्चरली मैम, कुछ नहीं। नसों में, नसों हाँ में ऐसे, दर्द, नस, हाँ नसों, जो नस है ना, नसों दाहिना भाग के नसों में दर्द, लाइट हल्के हल्के से, तो वो क्यों होता नसों है, में इसका ही मुझे। वही वही मैं बता रही, नसों का मतलब ही होता है न्यूरॉन्स। जो आपको महसूस हो रहा है ना दर्द, न्यूरॉन्स में, नसों में। तो वो उसके अंदर, और वहां पे जो ब्रेन के अंदर फ्लूइड भी होता है, उसको CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी होता है, कई बार वो बढ़ जाता है। ये सब चीजें होती हैं जब हमारे जब हमारे को स्ट्रेस है, जब हमारे को कुछ इमोशनल प्रॉब्लम है, तो जो ब्रेन के अंदर आपके डोपामिन, सेरोटोनिन, जो हैप्पी हॉर्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स और मॉलिक्यूल्स हैं, उनका इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे डिप्रेशन में लोगों को इम्बैलेंस हो जाता है, तो उस वजह से जब वो प्रेशर सा पड़ता है, कभी कभी लगता है कि जैसे ना कोई पल्सेटिंग सी फीलिंग हो रही है, कुछ जैसे अंदर हिल रहा है। तो मेनली दैट इज बिकॉज रिलेटेड टू इमोशनल थिंग, बिकॉज जब इमोशंस राइज होते हैं, इमोशंस बनते बिगड़ते हैं, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर कम ज्यादा होते हैं, और उससे फिर आपको वो फीलिंग महसूस होती है। ठीक है, तो आप दो चीज करिए। नंबर वन, आप अपना एक्सरे कराइए। नंबर टू, थोड़ा सा आप अपने इमोशंस को भी लिखिए, दिन भर में कितनी बार गुस्सा आया, कितनी बार चिल्लाने को मन किया पर चिल्ला नहीं पाए, जो भी कुछ हुआ। मतलब मैं ऐसे ही बोल रही हूँ एग्जाम्पल, बट हम लेडीज के साथ भी बहुत कुछ होता है दिन में। जी, हाँ जी दीप भैया। थैंक यू। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया कि विटामिन डी के लिए मॉर्निंग में ही खाना चाहिए, दिन में ही खाना चाहिए, और इसी तरह से विटामिन B12 का भी यदि सप्लीमेंट कोई खा रहा है, तो वैसे तो सप्लीमेंट नहीं खाना चाहिए, वो आपने बता दिया है, लेकिन खाना हो नहीं, तो बी कब ट्वेल्व खाना बी चाहिए? B12 ले सकते हैं भैया, वो खाने के बाद। अच्छा, तीसरी बी चीज ट्वेल्व विटामिन विटामिन सी है, जैसे तो क्या विटामिन सी हाँ जी, इवनिंग में या रात को, मतलब सप्लीमेंट नहीं, जैसे हम कहते हैं ना खट्टा नहीं खाना चाहिए रात को, तो ये विटामिन सी क्या वास्तव में रात को अवॉइड करना चाहिए दोपहर के भैया बाद? आपकी, हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है, ये खट्टा नहीं खाना चाहिए, पर वो खट्टे का मतलब होता है अचार, जो हम खाते हैं ना, इमली वाली चीजें, खट्टी खटाई जो बोलते हैं, क्या सॉर्ट, वो नींबू, मतलब चाट वाट जैसे। नींबू और नींबू है, आप आराम से नींबू, मान लीजिए आपकी शाम की सब्जी बनी है मान लो, या दाल आप खा रहे हैं, वैसे तो कायदे से एक्चुअली रात को दाल कम करनी चाहिए। सबको कम खानी चाहिए, दिन में दाल खानी चाहिए, क्योंकि थोड़ी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। तो दिन में खाएं और उसमें नींबू डाल लें, है ना। और इसीलिए जो नींबू पानी भी सुबह जनरली पीते हैं, रात को अगर, लेकिन शाम को शिकंजी पीनी है, बाहर घूम के आए और आपको नींबू पानी बना के शिकंजी बनाया है, परफेक्टली फाइन। खट्टी चीजें शाम को खाने का वो इसीलिए मना करते हैं कि भाई डिपेंड करता है आपने किस टाइम खाया है, शाम के खाने के भी
सोने से कहते हैं ना 3 घंटे पहले खाना खा लो, 7 बजे तक खाना खा लो, ज्यादा हैवी ना हो। हैवी ना होगा मतलब खट्टी चीजें, चटपटा ज्यादा नहीं होगा, उसमें खटाई शामिल है। इन दैट सेंस इट इज सैड है। अगर आप शाम को भी भैया सब्जी में नींबू निचोड़ के खाओगे, कुछ नहीं नुकसान होगा। थैंक यू। एक शंका मेरी है, हम बरसों से यही बताते आ रहे हैं कि सुबह शाम की ठंडी धूप का सेवन करें, और आपने इसका उल्टा बता दिया कि दोपहर की गर्म धूप का सेवन करें। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है, बताएं। करेक्ट। ये कौन कौन पूछ रहे हैं? मैं डॉक्टर विजय आनंद गुप्ता से बोल रहा हूँ, अच्छा नेचुरोपैथी का अच्छा, डॉक्टर हाँ हूँ। विजयान, अच्छा अच्छा भैया, हाँ ठीक है। नहीं वो मुझे वर्मा भैया वो दिखे थे सामने, तो मुझे लगा कि बोल तो रहे नहीं है पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो हाँ डॉक्टर विजयान गुप्ता भैया, भैया पता है देखिए क्या है, सुबह और शाम की धूप में भी अगर आपके पास टाइम है टहलने का तो वो भी बहुत अच्छी है। लेकिन जब अगर हमारा ऑब्जेक्टिव विटामिन डी बनाने का है, तो उसके लिए हमने बताया आदर्श टाइम है वो 11 से 3 का, क्योंकि उसमें यूवी बी, जो बी टाइप की रेज हैं वैसे ही वो कम होती हैं, वो उसको ज्यादा मिलेंगी, इसलिए विटामिन डी के लिए बताया। अब जो सुबह और शाम का बताते थे वो इसलिए बताते थे कि जब सुबह वॉक पे गए, तो उसको जब सुबह गए तो उसमें जो गर्माई मिल रही है उसमें, और जो सी इंफ्रारेड जो आती है ना सूरज की किरणों में, जो हमें दिखती नहीं, गर्माइश मिलती है। तो आप जब धूप में चलते हैं सुबह को, हल्की मीठी मीठी गर्माइश है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड फॉर अवर हेल्थ। क्योंकि हमारी, आप लोगों ने सुना है इंफ्रारेड लैंप, किसी को मसल पेन होता है, बैक पेन, डॉक्टर इंफ्रारेड लैंप की सिकाई करते हैं अगर आप फिजियोथेरेपी पे जाओगे, सुना है किसी ने? वो हाँ, इंफ्रारेड भगवान जी खुद ही सुना है। भेज रहे हैं, इंफ्रारेड रेज आ रही है। वो इंफ्रारेड रेज है नथिंग बट वो जो गर्माई मिलती है, जैसे घर में भी कहते हैं रुई सेक के सिकाई करो, वो नेचर से आ रही है इंफ्रारेड। तो इसलिए सुबह शाम घूमना इज नॉट बैड, आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं करना है। लेकिन क्या है, सुबह को जो आप 1 1.5 2 घंटे में करोगे विजय भैया, 2 घंटे सपोज सुबह आप घूमे 8 से 10, और वो आपको 15 मिनट में इफेक्ट मिल जाएगा अगर आप 12 साढ़े 12 बजे धूप में बैठोगे, विटामिन डी प्रोडक्शन के लिए, विटामिन डी के लिए, है ना। लेकिन हमारे वो घूमने का जो पर्पस है वो वार्मथ का, वो क्योंकि अब आप देखिए 12 बजे बैठने में आप 1 2 घंटा नहीं बैठ सकते, मर जाएंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, चक्कर खा के गिर पड़ेंगे, यस और नो। बस, तो दोपहर को तो बैठने का मतलब ही ये है कि भैया क्योंकि हमारी जैसे स्किन है, मेरा मीडियम कॉम्प्लेक्शन है, तो मेरे लिए अगर मैं रोज 15 20 मिनट बैठूं हफ्ते में 7 दिन, पूरे हफ्ते में 2 घंटे का मेरा एवरेज हो, 1.5 घंटे का, तो मेरे अलका की स्किन के लिए ठीक रहेगा। तो उसके लिए है कि भाई 15 मिनट तुम तेज धूप में भी 11 बजे जाओ, बहुत तेज नहीं हुई अभी, 11 साढ़े 11 जाके बैठ जाओ। मैं जनरली ऐसे, पहले मैं भी, अब हम वॉक पे सुबह जाते हैं, जब वो सूरज निकल जाता है, सूरज देवता को नमस्ते करके आए, और गर्माइश में बड़ा अच्छा लगता है वॉक करना, दैट इज एक्सीलेंट। हम कह रहे हैं यहाँ पे विटामिन डी, क्योंकि उसमें उसमें फिर पूरा आपका विटामिन डी आपके रिक्वायरमेंट का नहीं बना, क्योंकि वो यूवी बी रेस जो है ना वो भी इतनी आई नहीं है, क्योंकि वो टेढ़ा सूरज आ रहा है तो अभी वो इतनी पहुंची नहीं है, उसकी वेवलेंथ अभी पहुंची नहीं है। तो आप वॉक कराए, गर्माइश, वो फायदा मिला, पर विटामिन डी प्रोडक्शन नहीं हुआ जो आपको होना चाहिए था। तो हम सोच रहे हैं कि हम तो सुबह की सूरज ले ली और विटामिन डी होना चाहिए, फिर वो डेफिशिएंसी क्यों निकली, है ना। उसके लिए मैंने बताया। तो विटामिन डी बनाना है तो आप ऐसा करें, सुबह को आराम से वॉक करें, दोपहर को जाके 12 1 2 बजे, जितने बजे बालकनी में मान लो है, कुर्सी करके बैक करके बैठ जाओ, 15 मिनट में आप देखना खूब पसीना सा आ जाएगा, उतनी देर में अंदर आके बैठ जाओ। आपने विटामिन डी की गोली खा ली, आप ये मान लो आपने अपने दिन भर की विटामिन डी की रिक्वायरमेंट पूरी कर ली, बस। तो ये डिफरेंस है। ये डॉक्टर भैया, डॉक्टर विजयानंद भैया, ये बात ना जब मैंने करीब 15 20 साल पहले जब मैंने समझा, पहले मैं भी, मेरे फादर सुबह को मॉर्निंग वॉक जाते थे, डैडी हमें जिद करके ले जाते थे यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे फादर पढ़ाते थे, हमें ले जाते थे। तो पता है ये सुनने को, सुबह उठना चाहिए, सुबह की धूप लेनी चाहिए, हम उसी तरह से बड़े हुए। जब मैंने ये लॉजिक समझी कि भाई विटामिन डी के लिए ये है, और आप देखिए जब इतने लोग सुबह को वॉक पे जा रहे हैं, फिर विटामिन डी डेफिशिएंसी क्यों निकल रही है, फिर उनके इतने डिप्रेशन और ये बीमारियां क्यों हो रही हैं, तो आप वो लिंक फिर समझ में आता है। सुबह का बहुत बहुत सूरज अच्छा धन्यवाद, है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को 31 साल हो गए दवाई छोड़े हुए, और अटल जी के जमाने से मेरी कमर में दर्द है, L2 L3 अच्छा L4 L5 चारों गड़बड़ अच्छा हैं। मैं दवाई नहीं अच्छा खाता, केवल सूर्य से के ताप से अपने आप को ठीक रखता हूँ।
बस बस धन्यवाद। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हो। जो सूर्य की गर्मी, वो अभी जो मनीषा जी थी, वो जो मनीषा बोल रही थी ना, उनको बॉडी एक है, ये है, जिनको भी बॉडी एक है, रामबाण की तरह से, आप कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि शरीर खुल जाता है। आप बैठ के तो देखो सूरज में, बैक करके बैठ जाओ, और आपका धीरे धीरे आपकी बॉडी में जो सिकाई, इंफ्रारेड सिकाई, जो आप फिजियोथेरेपी सेंटर पे जाके करवाते हो पैसे देके, वो नेचर अपने आप कर रही है। और साथ में आपकी विटामिन डी भी बन रहा है। मूड, आप खुद ही देखो, डार्क और ग्लूमी जब होता है तो हमारा मूड वैसे ही लो होता है, तो वो मूड स्विंग्स वो ठीक हो जाते हैं आदमी का। तो ये सब फायदे। चलिए, हो गया मेरे ख्याल से, तो हो थैंक गया यू। सबका। बहुत सुंदर जानकारी दी आपने। और बहुत सारी चीज़ें जो 13 विटामिन हैं उस पर हमारा थोड़ा सा और ज्ञानवर्धन के लिए हम बाद में फिर कभी दूसरा सेशन एक रखेंगे। बहुत हाँ, बहुत कभी धन्यवाद दूसरा दीदी। करेंगे। और सभी से अनुरोध है कि क्लास की समापन से पहले शांति हाँ, पाठ कर लेते हैं। मेरे ख्याल से किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है जी। दीप जी, 3 सप्लीमेंट के बारे में मैं जरा सा बात करना चाहूंगा अलका जी से। हाँ, शांति पाठ कर लेते हैं, नेचुरल उसके बाद सप्लीमेंट्स, शांति पाठ कर लेते हैं उसके बाद। ड्रम स्टिक, थैंक यू। कमर गर्दन सीधी, एक दीर्घ ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। भरे गहरा लंबा सांस। ओ ओम द्यौ शांति अंतरिक्षे गम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति को महसूस करें। अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ें। धन्यवाद करें उस परम पिता परमात्मा का। धन्यवाद आप सभी आत्माओं का जो इस पटल पर जुड़े हुए हैं। दोनों हाथों से घर्षण करें और उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जो पहली बार हमारी क्लास में जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि हमारी ये क्लास 5:30 बजे से 7 बजे तक डेली चलती है। आप और दिनों का भी योगाभ्यास का लाभ ले सकते हैं। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वर्मा जी का कोई क्वेश्चन रह गया था? आप मैं शुक्रिया, बहुत अच्छा रहा। एंड थैंक यू हेलो ऑल वेरी मच। गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। अलका, अलका जी